तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक HIV। HIV का वैसे अर्लियर वी डिड द कंपैरिजन विद प्रीवियस गाइडलाइन, बट नाउ आई डिसाइडेड कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है। सिर्फ सॉलिड 2025 करते हैं कंपैरिजन। हैव यू हर्ड द कंपैरिजन लेक्चर in which I compare 2025 and 2020 Viva guideline? अभी तो तुम लोग घूमे हुए हो। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। चीजें टॉपिक्स मिस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट रीड में टॉपिक मिस होंगे। ठीक है, नो वरीज एट ऑल। ओके। और अगर टॉपिक मिस हो भी रही हैं तो कोई बात नहीं, वी विल, अगर हम अर्ली खत्म करेंगे तो हम एक अच्छी सी सेकंड रिवीजन भी तो कर सकते हैं ना। तो उसमें रिवीजन के साथ जो मिसिंग टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वाई यू आर वरीड? हम्म। वैसे तो कोशिश करो डेली एक टॉपिक करना चाहिए, बट अगर नहीं हो पा जाता, टॉपिक मिस हो जाते हैं, तो इट्स ओके। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता। लाइक इफ आई विल फॉलो अप माई ओन प्लानर, मुझसे नहीं फॉलो होता। सुबह जो मेरा प्लानर होता है वो शाम तक तो वो उसका 10% भी नहीं कंप्लीट होता। ये सबके साथ है। लेकिन ठीक है, स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू, क्विट नहीं करना। जितना थोड़ा बहुत रोज होता है वो करते रहो। चलें भाई, हम तो करते हैं बीवा की गाइडलाइन। इसको मैंने अपडेट इसलिए किया कि रिसेंट रिकॉल्स जो थे वो रिसेंट से ही आए हैं, तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं है आपको पिछली गाइडलाइन की। दैट्स वाई। तो बिफोर एग्जाम आई वॉज वरीड पता नहीं पुरानी आएगी नहीं आएगी, बट आफ्टर एग्जाम आई हैव आइडिया कि न्यू ही आई है और न्यू ही करनी चाहिए। चलें। और कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं वो साथ साथ बता दूंगी, नो वरीज। अच्छा, जो पूरी गेम है ना HIV की, वो ये है कि आपने डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है, अच्छा मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कार्ड कब स्टार्ट करना है, कौन सा कार्ड स्टार्ट करना है, अच्छा बच्चे को कैसे टेस्ट करना है HIV के साथ। ये तो नहीं होगा कि हम टेस्ट करने के चक्कर में बच्चों को भी लगा दें। तो कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करना भी है या नहीं, इंक्लूडिंग वी बैक एंड ECV। ओके। फिर अगर लीकिंग हो जाए तो क्या करना है, टर्म की लीकिंग हो जाए तो क्या करें, प्री टर्म की लीकिंग हो जाए तो क्या करें, किस वायरल लोड पे कंजर्वेटिव रखना है, किस जेस्टेशनल एज पे कंजर्वेटिव रखना है, किस वायरल लोड है जेस्टेशनल एज पे सेक्शन करना है, किस पे इमीडिएट इंडक्शन करनी है। ठीक है। कब इन IV जोड़ोवुडिन मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड करनी है ना करनी है, और न्यू बर्न है तो फिर उसको कैसे कैटेगराइज करना है। जो जो ड्रामेटिक चेंज है वो इधर है। ठीक है। हाउ टू डायग्नोज सेम, सिम्टम टाइप्स वही है, HIV 1 and 2, सिम्टम सेम है, ट्रांसमिशन भी वही सेम है, मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट सेम है, कार्ट चेंज हुआ है। ठीक है। आपने इस पे ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना, ना ही वो पूछते हैं। सिर्फ नाम याद करना है कि कौन सी फर्स्ट लाइन कार्ट है इन प्रेगनेंसी, दैट्स इट। ठीक है। यहाँ ये कोई चेंज नहीं हुआ, फिटल स्क्रीनिंग टेस्ट वही है जो पहले था, ये भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, ये चेंज हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूबर्न केयर। मतलब न्यूबर्न केयर में पहले बहुत सारी डिटेल थी, अब उन्होंने बस लो रिस्क हाई रिस्क कर दिया है। और पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग पे बिल्कुल ही बैन था ना। अब वो कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, लाइक पेशेंट नहीं फार्मूला फिड अफोर्ड कर सकती, उसने कराना ही है, तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो करा सकती है, एंड हाउ वी विल मॉनिटर दैट किड, एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है। पूरी HIV में आपने इन एस्पेक्ट्स पे देखना है। HIV की गाइडलाइन तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जहां से क्वेश्चंस आएंगे 99.9%, ठीक है, दे विल आस्क कि फीटल स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है तो आप आपने इन्वेजिव टेस्ट कौन सा करना है और कब करना है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या वायरल लोड होगा। और फिर वो पूछेंगे कि 33 पे लीकिंग हो गई है, वायरल लोड 100 है, क्या करना है, 34 पे हो गई है क्या करना है, 37 पे हो गई है क्या करना है, कोई लीकिंग नहीं भी हुई, वायरल लोड सप्रेस है तो NVD करनी है नहीं करनी, कब सेक्शन करना है, और किस में सेक्शन और NVD दोनों कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से 90% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग कब कब आपने IV डिविडेंड देनी होती है लेबर में, अगर एक पेशेंट बिल्कुल ही लैंड करे लेबर में विदाउट एनी एनी रिकॉर्ड कि उसका HIV ट्रीट हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्ड उसका वायरल लोड कितना है, तो फिर क्या करें। समझ आ रही है मेरी बातें? शाइस्ता, मिसबा, रुखसाना, जुबिया, नाइला। हम्म। जी जी मैडम, हेलो। सब बता रही हैं। हाँ।
तो वैसे तो आप ये गाइडलाइन उठाओगे कोई 250 पेजेस की तो होगी। तो वैसे बंद करके रख दोगे और अननेसेसरी चीजें पढ़ोगे। तो बस यही यही चीजें पढ़नी है, 1 2 3 4 5, और इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज 3 and 4 and 5। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यू टू यू ट्रांसमिशन क्या होती है? यू मतलब अनडिटेक्टेबल, दूसरा यू है अनट्रांसमिटेबल, पार्टनर एंड ट्रांसमिशन रिस्क। ठीक है, सिनेरियो ऐसा होता है कि भाई पेशेंट है, कपल है लिविंग टुगेदर, जो मेल पार्टनर है उसका वायरल लोड लेस देन 200 है, या 50 है, या 40 है, या 60 है, और HIV कार्ड प्लेयर है वो, एंड दे आर इंटरेस्टेड टू कंसीव। तो फिर आप क्या करोगे? अब ये है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर वो अनप्रोडक्टिव कोइटस करते हैं तो फिर मेल को है फीमेल को लग जाएगा। है ना, सोचने की बात है। तो फिर इसका क्या है, क्या क्राइटेरिया है कि हम नेचुरल कंसेप्शन की तरफ जाएंगे, वरना फिर हम IVF पे जाएंगे। ठीक है, मतलब हम डोनर स्पर्म्स में जा सकते हैं, उसके अपने स्पर्म्स को वॉश करके इस्तेमाल करेंगे, या नेचुरल पे जाएंगे। तो नेचुरल पे कब जाना है? इसके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है यू टू यू। ठीक है, एंड इट केम इन एग्जाम। क्वेश्चन ये था कि लेस देन 40 है, बंदे का वायरल लोड, तो क्या करना? IVF फलाना करना, बहुत सारी ऑप्शंस थी, और बस कुछ भी नहीं करना था, राउंड द टाइम ऑफ एवोल्यूशन क्वाइटस करना था, दैट्स इट। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है इसका? जस्ट एक मिनट। आप मुझे ना चैट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर स्लाइड नजर नहीं आ रही तो। ठीक है, अच्छा, तो इसे क्राइटेरिया ये है कि यू क्राइटेरिया मीट नहीं होता, या होता है तो फिर तो वो अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन उपसी कर सकते हैं। अगर नहीं मीट होता, ठीक है, तो फिर वो दे विल यूज बैरियर मेथड्स, क्योंकि STI लग जाएगा दूसरे को। ठीक है, और इसके अलावा अगर यू आर एक्सपेक्टिंग अनप्रोडक्टिव क्वाइटस, तो आप प्रिवेंटिव प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है, मेल पार्टनर को HIV है, ठीक है, एंड दे आर प्लानिंग उपसी। अब उनकी मर्जी को प्लान कर रहे हैं, उपसी नहीं करना चाहिए ना, अडली तो कंडोम्स यूज करने चाहिए, बट अगर वो दे आर प्लानिंग तो प्रिवेंटिवली भी हम पहले से खिला सकते हैं उसको HIV की ड्रग्स या कार्ड। ठीक है, और अगर कोई अननोन सेक्सुअल असॉल्ट हो गया किसी भी बंदे से, अब नहीं पता HIV है या नहीं है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं। ठीक है, बंदी को भी, और सिमिलरली अगर हाई रिस्क मदर का बेबी पैदा हुआ है तो उसको भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। ठीक है, गेटिंग दीज पॉइंट्स। तो यू टू यू क्राइटेरिया अगर मीट करता है, प्रेगनेंसी कंसर्न्स हैं, तो अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन अनप्रोटेक्टिव क्वाइटस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, कॉन्डोम्स यूज होंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हाई रिस्क है तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी देना है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी देना है। ठीक है, ये चीज नहीं है। ये जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, ये जो इसकी ब्रिटिश एसोसिएशन HIV की 2025 की गाइडलाइन है, उसमें पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले हम सिर्फ जानते थे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में, वी हैव नेवर हर्ड अबाउट प्री एक्सपोजर कि प्रिवेंटिव भी कोई ट्रीटमेंट है। ठीक है, आगे डिटेल में बात करेंगे इस पे। अच्छा, पता कैसे चलेगा HIV का? ठीक है, HIV एक तो ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टेस्ट है, सारी प्रेग्नेंट पेशेंट को UK में ये ऑफर किया जाता है। जैसे सिफिलिस है बुकिंग टेस्ट, इसी तरह HIV भी है। इसी तरह ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी टाइटर्स हैं, CBC है। और क्या कुछ होता है बुकिंग पे? और बुकिंग पे हेपेटाइटिस C है, B प्रेवलेंट एरियाज में करते हैं, प्रेवलेंट एरियाज हैं तो वहाँ B भी करना है। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, ये सारे बुकिंग टेस्ट है। कुछ बुकिंग टेस्ट एडिशनल भी हो जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड ऑन द कंडीशन। जैसे पहले कोई जेस्टेशनल डायबिटीज थी तो फिर एट द टाइम ऑफ बुकिंग दोबारा आपको OGT करना पड़ता है, ये एडिशनल बुकिंग टेस्ट है। पहले पेशेंट को कोई ओब्स कोली हुआ है तो फिर आपको बुकिंग पे देखना पड़ता है कि बेस लाइन LFTs क्या है, या पहले से ही थायराइड डिसऑर्डर्स हैं तो बुकिंग पे थायराइड टेस्ट देखने पड़ते हैं, वो एडिशनल हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन एक नॉर्मल लो रिस्क पॉपुलेशन में HIV सिफिलिस करते हैं हम रूटीन बुकिंग टेस्ट, रूबेला नहीं करते। ठीक है, ना वेरिसेला करते। ओके, अच्छा, जो टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट वो 4 जनरेशन हैं।
ठीक है, आपने नॉर्दर्न प्लॉट्स वगैरह का सुना होगा। इन्होंने कुछ खास इस पे बात नहीं की। नीदर इट्स एग्जाम क्वेश्चन हो एवर। अगर एक पेशेंट हाई रिस्क है, एट द टाइम ऑफ बुकिंग उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो रीटेस्ट करना है। अगर वो हाई रिस्क है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके न्यू रिस्क फैक्टर्स अराइज हो गए, न्यू पार्टनर आ गया जैसे, ठीक है। अगर अननोन स्टेटस है लेबर में, तो फिर अर्जेंट टेस्ट करना है। ठीक है, अर्जेंट टेस्ट, रैपिड टेस्ट बोलते हैं इसको। रिएक्टिव स्क्रीनिंग क्या होती है? स्टार्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रिवेंशन इमीडिएटली, डू नॉट वेट फॉर कंफर्मेशन। अगर आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो आपने प्रिवेंशन पे फौरन काम कर देना है, कंफर्मेटरी टेस्ट का वेट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, एक पेशेंट है जिसने अपनी तो टेस्ट कराया नहीं ना, बुकिंग पे आपने बार बार उसको ऑफर भी किया, तो फिर उसका क्या करें? फिर उसके बेबी का आपने HIV एंटीबॉडी एंड PCR टेस्ट कराना है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर उसने हर दफा हर एंटीनेटल विजिट पे थ्रू आउट डिक्लाइन किया है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो फिर बच्चे का कर लेंगे। ठीक है। तो एंटीनेटल मॉनिटरिंग एंड नेगेटिव नो मैसेज क्या है? रूटीन मॉनिटरिंग करनी है फॉर स्टेबल सप्रेशन के लिए, फॉर दोज पेशेंट्स हु आर वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड ऑन ART एट कंसेप्शन। अच्छा, ये मॉनिटरिंग के बारे में बताया है। वैसे ये स्लाइड जल्दी आ गई, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ी लेट आएगी। उन्होंने बताया कि टाइमिंग क्या है। मतलब एक पेशेंट जिसका बुकिंग पे HIV पॉजिटिव हो गया है, फिर उसकी फर्दर मॉनिटरिंग कैसे होगी? ठीक है, एक पेशेंट वो है जिसको पहली दफा हुआ है, न्यू डायग्नोज हुआ है या नई चेंजिंग्स हुई हैं कार्ड्स में, और एक पेशेंट जो थी वो सप्रेसिव थेरेपी पे पहले भी थी और अब भी है, एंड मीनवाइल शी बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। फॉर दोज वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड ऑन कार्ड एट कंसेप्शन परफॉर्म HIV वायरल लोड एवरी 2 months, देन एट 36 एंड देन एट डिलीवरी। ठीक है, जो मतलब जो पहले ही स्टेबल थी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, पहले ही पता था उनको HIV है, तो ये उनकी मॉनिटरिंग है कि उनका वायरल लोड आपने कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो एट कंसेप्शन और फिर 2 monthly और फिर 36 पे। ठीक है, एंड आफ्टर दिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जैसे इलेक्टिव सेक्शन 38 पे करना है तब, या अगर आपने इंडक्शन करनी है 41 पे तब। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी से मुराद ये है। और ये किस पेशेंट का कर रहे हैं? जो स्टेबल है, सप्रेस है। वो पेशेंट जो स्टेबल नहीं थी, सप्रेस नहीं थी, जिसको स्विचिंग हुई है कार्ट या आर्ट की, या नया डायग्नोसिस हुआ है, उसको कैसे लेके चलना है? ठीक है, एक दफा तो बेसलाइन वेरिएंट लोड हो गया। ठीक है। फिर 2 weeks के बाद हो गया आफ्टर स्टार्टिंग या स्विचिंग। फिर मंथली हो गया। मंथली जब तक वो अनडिटेक्टेबल नहीं हो जाती, अनडिटेक्टेबल से मुराद है लेस देन 50। और जब वो लेस देन 50 हो जाएगी, तो फिर तो वो स्टेबल हो गई ना, ऊपर वाली पेशेंट की तरह हो गई। फिर 2 monthly। ठीक है। फिर 36 पे, फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मतलब दो पेशेंट्स हैं, पेशेंट ए आमना है और एक आयशा है। ठीक है। आमना को तो पहले ही पता था उसको HIV है, पहले से ही वो शराफा से HIV की ट्रीटमेंट ले रही थी, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सब चीज़ें सही थी। तो उसका हमने वायरल लोड क्या किया? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जब बुकिंग पे आई, और उसके बाद 2 महीने के बाद करते रहे। ठीक है, 2 मंथ, 2 महीने, 2 महीने, 2 monthly, 36 पे कर लिया, मैंडेटरी 36 पे, और एक मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। दूसरी पेशेंट स्टेबल या सप्रेस नहीं थी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो इसलिए उसका एक तो बुकिंग पे हुआ, जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की या स्विच की, उसके 2 week के बाद हुआ। ठीक है। अब कोई नहीं, ये तो पेशेंट सप्रेस नहीं थी, वायरल लोड तो 50 से ज्यादा था, तो इसको फिर हम मंथली मंथली करते रहे। जब वायरल लोड लेस देन 50 हुआ, फिर हम 2 monthly पे आ गए, और फिर मैंडेटरी 36 पे, और फिर डिलीवरी पे। ये समझ आ गया? स्टेबल एंड ऐसे पेशेंट जिसको, जो स्टेबल या सप्रेस्ड नहीं है, ये समझ आई है? दिस इज एग्जाम क्वेश्चन। वो आपको एक सिनेरियो बना के देंगे, आपको खुद ही पिक करना पड़ेगा सप्रेस है या सप्रेस नहीं है। और फिर मॉनिटरिंग डिफरेंट हो जाएगी, किसी की मंथली है, किसी की 2 monthly है, किसी की 2 week के बाद आ रही है। ठीक है। तो नेगेटिव HIV रिजल्ट ओनली रिफ्लेक्ट द एब्सेंस ऑफ HIV एट द स्पेसिफिक टाइम। मतलब बुकिंग पे अगर नेगेटिव है, तो वो उस टाइम लाइन को बता रही है। ये जरूरी नहीं है कि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी नेगेटिव रहेगी। तो इसीलिए अगर बुकिंग पे नेगेटिव है, हाई रिस्क है, न्यू पार्टनर्स हैं, न्यू रिस्पेक्टर्स हैं, तो हमने दोबारा भी करना है उसका, क्योंकि वो तो उसी टाइमलाइन को बताती है। ठीक है।
बुकिंग पे नेगेटिव है ना। मे बी इंक्यूबेशन पीरियड में भी हो सकता है। तो एनी नेगेटिव HIV रिजल्ट वो सिर्फ उसी टाइमलाइन को बताता है। और फिर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में रिस्पेक्टर्स अगर चेंज हुए तो फिर HIV भी तो हो सकता है। हम्म। ओके। अच्छा, अर्जेंट प्रोटोकॉल फॉर अननोन स्टेटस इन लेबर, इसको कैसे देखना है? अच्छा, ये एग्जाम क्वेश्चन है। लेबर में लैंड करती है, उसकी स्टेशन भी है, ठीक है, दे लव दिस, ये सु लव ये दे बस बहुत पसंद है उनको ये। तो फिर आपने क्या करना है? एक पेशेंट आई है 6 सेंटीमीटर पे, वायरल लोड का आता पता ही नहीं है उसके, तो कैस कौन सी कार्ट देनी है? अब सुनो, एनी पेशेंट जो लेबर में आती है विद HIV, डायग्नोज HIV, और उसका HIV का वायरल लोड नहीं पता, उसका रैपिड टेस्ट करवाना है 4th जनरेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा, फिर उसको वेट नहीं करना टेस्ट का। टेस्ट पॉजिटिव हो गया, या तो अननोन है या है पॉजिटिव, ठीक है। अननोन वाली का हमने क्या करना है? टेस्ट करा देना है रैपिड। और रैपिड टेस्ट आ गया पॉजिटिव, ये वाली पेशेंट, या जो पहले से ही पॉजिटिव है और वायरल लोड नहीं पता, ये वाली पेशेंट, इसको क्या करना है? इसको हमने दो दो दवाइयां खिलानी है, एक ओरल और एक IV। ठीक है, लेबर में है तो IV देंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, साथ में ओरल से प्री लोड कर देंगे। तो प्री लोड कैसे करना है? इन दवाइयों से, ठीक है, dolutegravir, TDF एंड FTC। और ये प्री लोड हो गया, इसमें फिर एडिशनल करनी है आईवी जेडोबिटिन की। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि 6 सेंटीमीटर पे पेशेंट आई है, HIV पॉजिटिव है लेकिन वायरल लोड अननोन है, एंड शी इज 6 सेंटीमीटर, मीन्स शी इज इन लेबर। तो ऑप्शन ये था कि आप उसको ओरल ये 3 दवाइयां देंगे, AAART, और दूसरी ऑप्शन ये थी IV जेडोविडिन। तो फिर दोनों ही ठीक है। फिर बंदा क्या करेगा? फिर बंदा क्या करेगा? तो बेसिकली प्री लोड करना तो इमीडिएटली प्री लोड करना है ओरल, और इन एडिशन टू दिस यू विल ऐड IV जेडोविडिन। गॉट इट? तो की थी ओरल। बहुत सारे क्वेश्चंस में IV जेडोविडिन की अपनी इंडिकेशंस आएंगे कि वायरल लोड नहीं पता है, वायरल लोड 1000 से ज्यादा है, तो हम क्या दें? तो हम दे देंगे IV जेडोविडिन। चाय का दिल चाह रहा है इतना। ओके, एक मिनट, नहीं करेगी हमें। ओके, ये स्लाइड समझ आ गई तो मैं आगे चलूं? कि भाई सप्रेस पेशेंट है तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, पहली दफा डायग्नोज हुई है, स्विचिंग हुई है, उसकी क्या करनी है, वायरल लोड रियल टाइम को बताता है, फ्यूचर को नहीं बताता, नए फीचर्स आएंगे तो दोबारा करना पड़ेगा, लेबर में आ गई अननोन है या रैपिड टेस्ट पे पॉजिटिव है तो क्या करना है। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट। HIV। अब हमने अब जब बात की कि हाउ टू डायग्नोज इन मदर, तो फिर साथ ही इन्फेंट की कर लेते हैं, लेकिन गाइडलाइन में सबसे एंड पे लिखा हुआ है ये। तो मैंने अपने हिसाब से डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले रख दिए। चलिए, मैटरनल एंटीबॉडीज मैक्सिमम 24 मंथ्स तक रहती हैं। तो अगर एक बच्चा जो 24 मंथ पे नेगेटिव है तो पक्का ठक्का नेगेटिव है वो, बिल्कुल कंफर्म्ड नेगेटिव है। एक्सेप्टेबल टेस्ट में कौन से हैं? PCR है, DNAs हैं। लो रिस्क पेशेंट बच्चों में क्या करना है? हाई रिस्क बच्चों में टेस्ट कैसे करने हैं? वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं उनका क्या करना है? फाइनल कंफर्मेशन कैसे होती है? एक एग्जाम क्वेश्चन है कि फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट बता दें, वो 24 मंथ्स पे होता है। ठीक है। ये एंटीबॉडी का टेस्ट है, PCR का टेस्ट नहीं है। ठीक है। बाकी लो रिस्क नॉन ब्रेस्ट फेड में, एक तो एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 24 आवर, फिर 4 to 6 या 6 वीक्स पे, 6 का डबल जो है वो 12 वीक्स है। लेकिन ये भी याद नहीं होगा, भूल जाएगा। बताती हूँ कैसे याद करना है। अच्छा, हाई रिस्क इन्फेंट्स में एडिशनल टेस्ट करना है। एक तो देखो ना, ये बर्थ पे हो गया, एक ये 6 हफ्ते पे हो गया, एडिशनल होगा 2 वीक्स पे, फिर उसके बाद उसका भी 12 वीक्स पे हो जाएगा। कुछ टेस्ट 18 वीक्स पे होते हैं, और फाइनल जो है 24 मंथ्स पे हो जाएगा। ठीक है।
ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करना है, मंथली टेस्टिंग चलती रहेगी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग यूजली 6 महीने तक करते हैं या उससे पहले भी, मतलब छोड़ने की कोशिश करते हैं, या मैक्सिमम 6 मंथ, या उससे पहले करानी होती है। 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड नहीं है। तो इनिशियली 6 मंथ में अलाउड है, अगर माँ के वायरल लोड लेस देन 50 है, कार्ड वो खा रही है, बच्चा भी प्रोफाइलैक्सिस पे है, तो वो गुजारा है। और इसमें माँ को जो है मेस्टाइटिस नहीं होता, बच्चे को ओरल इन्फेक्शन नहीं होते। ठीक है, क्योंकि देखो माँ का मेस्टाइटिस होगा या बच्चे का म्यूकोजा ब्रीच होगा तो फिर ज्यादा ट्रांसमिशन हो जाती है, इसीलिए। अच्छा, फिर इस बच्चे का जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे है, वो तो वैसे ही हाई रिस्क है, उसको तो फिर मंथली करना है। ठीक है। और जब ब्रेस्ट फीडिंग हम स्टॉप कराएंगे तो फिर उसके 4 या 8 वीक्स, यूजली 8 वीक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम एक टेस्ट करते हैं आफ्टर स्टॉपिंग। ठीक है, ये सारे हमने मॉनिटरिंग की है अभी। अब बच्चे की मॉनिटरिंग दोबारा भी कराती हूँ। तो ये टेस्ट ही बता रहे हैं कि 12 वीक्स पे जो है मालिकुलर टेस्ट नहीं करना, बल्कि ये डीएनए और पीसीआर टेस्ट करने होते हैं। 18 मंथ्स पे एंटीबॉडी टेस्ट करना है, 24 पे भी एंटीबॉडी टेस्ट करना है, ये याद रखना। एंटीबॉडी टेस्ट है, ये भी एंटीबॉडी टेस्ट है, मतलब एलाइजास पॉजिटिव आ जाएंगे, ये पीसीआर के टेस्ट हैं। ठीक है। 24 months is required because some combined test may still have a positive result up to 22 year या 24 months। सो इट ये फाइनल स्टैंडर्ड पॉइंट है जिस पे बहुत ज्यादा रेयर लेट पोस्ट एंड इन्फेक्शन भी जो होंगे वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब फाइनल फाइनल अगर आपने कंफर्म करना है बच्चे को एचआईवी तो नहीं हो गया माँ से, तो 2 ईयर ऑफ एज पे हम उसका एंटीबॉडी टेस्ट करा लेंगे एचआईवी का, अगर वो नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव है। ठीक है, फाइनल रिकमेंडेशन टेस्ट फॉर सीरो कन्वर्जन ये होता है। ओके। अच्छा, इन्फेंट हमने कहा कि लो, अब मैं बताऊंगी लो रिस्क क्या है और हाई रिस्क क्या है। आई टोल्ड यू पीपल कि सप्रेस पेशेंट का कैसे करना था, और एक पेशेंट जो सप्रेस नहीं थी उसका कैसे करना था, और मैंडेटरी दोनों में 36 पे था और टाइम ऑफ डिलीवरी था। दोनों में एक चीज मैंडेटरी थी, सप्रेस है या नहीं। एक तो कंसेप्शन पे कराना था, एक मैंडेटरी 36 पे कराना था, और एक द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है। अब हमने 36 पे कराया वायरल लोड, और वो लेस देन, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अच्छा, वो लेके आओ मेडिसिन। अच्छा, तो वो पेशेंट जो कार्ड खा रही थी मोर देन 10 वीक्स से, और उसका वायरल लोड 36 वीक्स पे लेस देन 50 या अनडिटेक्टेबल है, ये जो पेशेंट है ना, इसका जो बेबी है ये लो रिस्क है। तो ये जो लो रिस्क बच्चा है ना, इसको हमने सिर्फ 2 वीक्स के लिए देनी है, 2 वीक्स के लिए मिनिमम। ठीक है। ओके, लो। अच्छा, पहले था लो रिस्क और वेरी लो रिस्क और हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, अब सिर्फ बच्चा जो है ना या तो लो रिस्क है या हाई रिस्क है। देखो बस, या तो लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो याद करने का तरीका क्या है कि अगर वायरल लोड 36 वीक पे लेस देन 50 है, और माँ ने अफेक्टिवली कार्ड जो कि मिनिमम 10 वीक्स के लिए इस्तेमाल कर ली है ना, तो वो लो रिस्क है, उसको सिर्फ जिडोविडिन देनी है 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स ना हो तो फिर 4 कर लेना, वरना 2 वीक्स सही है। ओके। अच्छा, तो हाई रिस्क क्या होगा, जो लो रिस्क नहीं है। गॉट इट, मतलब जिसमें डिटेक्ट कर रहा है वायरल लोड 50 या 50 से ज्यादा है, या लेट माँ ने स्टार्ट किया, 10 वीक्स पूरे नहीं हुए, या अडेरेंस कंसर्न्स है, कंप्लायंस अच्छी नहीं है, तो ये तो हाई रिस्क बच्चा है। इसको फिर आपने मोनोथेरेपी नहीं देनी बल्कि ट्रिपल थेरेपी देनी है। ट्रिपल थेरेपी में वो यूजली ट्रीटमेंट का नाम नहीं पूछते, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो ये एजाथायोप्रिन 3 TC और डेल्टाग्रेविन नेवरिपिन, ये है। ठीक है, ये 4 वीक्स के लिए देते हैं। तो लो रिस्क बच्चे में 2 वीक्स के लिए देनी है, और जो हाई रिस्क बच्चा है उसमें 4 वीक्स के लिए देनी है। लो रिस्क बच्चे में सिर्फ एक मोनोजिट थेरेपी करनी है, और हाई रिस्क में ट्रिपल थेरेपी करनी है। याद रहेगा। हम्म। ये प्रॉब्लम है इधर। हेलो।
लिखोगे तो फिर आगे चलूंगी, वरना बताओ कहाँ मसला है। आगे फिर क्विज भी है तो फिर अटेम्प्ट करोगे तो फिर कैसे करोगे? यही पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट मैनेजमेंट लो, एक तो ये डायग्नोस करना लो रिस्क है, वो ये भी नहीं बोलते लो रिस्क है, वो कहेंगे वायरल लोड 36 वीक्स पे लेस देन 50 है या 40 है या 20 है या 10 है, काट खा रही है ये सही से। तो फिर इसके बच्चों को क्या करना है? इसके बच्चों को 2 हफ्ते के लिए माथेरेपी देनी है, आपने खुद डिसाइड करना है ये लो रिस्क है। अगर लो रिस्क नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो हाई रिस्क है, हाई रिस्क याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो यूनिवर्सल टेस्ट जो है बच्चे का, वो शुरू में पीसीआर होगा, क्योंकि शुरू में वो लोग कहते हैं अगर शुरू में आप एंटीबॉडी टेस्ट कर लेंगे, एंटीबॉडी प्लेसेंटा से भी तो आ जाती है, वो काम का पॉजिटिव होगी, वो तो वैसे ही पॉजिटिव होगी। तो इसलिए अर्ली टेस्ट में पीसीआर ही हो रहा है। ठीक है। गॉट इट। तो लो रिस्क में क्या था? अगर हमें पता है कि इसकी माँ जो है अच्छी थी तो इसका बच्चा लो रिस्क है, तो उस बच्चे का टेस्ट कैसे होगा? एक तो बर्थ पे हो जाएगा। ठीक है। एक आप 4 to 6 कर लें या 6 कर लें, तो इसका डबल कर लो, ये 12 हो गया। 0, 6 और 12 हो गया। ठीक है। और जो हाई रिस्क है वो बर्थ पे भी हो गया, उसका 6 पे भी हो गया, 12 पे भी हो गया, एडिशनल मैंने कहा था ना 2 वीक्स पे होगा, दैट्स इट। और जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली है, वो ब्रेस्ट फीडिंग में तो वो मंथली कराएगी, और जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देगी तो उसके 2 महीने के बाद या 8 हफ्ते बाद फाइनल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और वो यूजली पूछते हैं एंटीबॉडी टेस्ट या पीसीआर टेस्ट। तो फिर आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराना अर्ली, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। सही। ओके। नेक्स्ट। फाइनल डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट मैं पहले बता चुकी हूँ, 24 मंथ एंटीबॉडी टेस्ट होगा, कंफर्म्ड नेगेटिव। ठीक है। चलो। फार्मूला फीडिंग के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने चॉइस देनी है। पहले तो ये था ना कि शेयर डिसीजन मेकिंग नहीं थी, बस आपके पास ऑप्शन ही एक थी, फार्मूला फीडिंग। HIV, इट्स नॉट नाउ आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर फार्मूला फीडिंग, ये ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग स्टिल अलाउड। अगर वो उसका डिसीजन है तो उसको सपोर्ट करें। ठीक है। और उसको सपोर्ट कैसे करेंगे कि भाई उसमें रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, वायरल लोड लेस देन 50 है, शी रियली वांट टू चूज इट एंड शी इज रियली विलिंग फॉर मॉनिटरिंग, मंथली मॉनिटरिंग के लिए है, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज यूके में तो फ्रीली अवेलेबल है, तो वहां तो है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से निमोनिया, टीबी और बड़े मसले हो जाते हैं। HIV से तो बच जाता है, ना ब्रेस्ट फीडिंग करने से मर जाता है, इसीलिए आउटवे करें सेंसिटिव होके पेशेंट को देख के। ठीक है। अच्छा, एक पेशेंट जिसने ऑप्ट किया था कि मैं तो फार्मूला फीड अफोर्ड नहीं कर सकती, या लाइक मुझे पिलाना है अपना ही दूध, तो फिर उसको कहना है कि इमीडिएटली अगर उसका वायरल लोड ज्यादा होते हैं, मेस्टाइटिस होता है, निपल लीजन्स होते हैं, इन्फेंट में GI इलनेस आ जाती है, इन्फेंट में माउथ अल्सर्स, फंगल इन्फेक्शन आते हैं, फिर आप बंद करेंगे इसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और वो जो बंद करने का टाइम है उसमें वो एक्सप्रेस करती रहेगी, वरना नहीं पिलाएगी तो फिर दूध ही नहीं आएगा। ठीक है। तो ये वाली पेशेंट जिसने फार्मूला फीड ऑप्ट किया, उसकी लैक्टेशन सप्रेशन कैबरगोलिंग से कर देंगे। जिसने ऑप्ट किया वो करती रहेगी, मीनवाइल अगर ये मसाइल होते हैं तो मीनवाइल वो उस दौरान वो नहीं लेगी और एक्सप्रेस करके फेंकती रहेगी। जैसे ही ठीक हो जाएगी तो कंटिन्यू कर लेगी। 6 मंथ मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम है कि वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। दिस इज यूर एक्चुअली ओस की स्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग। वो रोल प्लेयर मान ही नहीं रही थी। अब आपने तो बस ये पढ़ लिया था कि फार्मूला फीड है, वो तो कही थे मैं तो नहीं पिलाना। एक्चुअली हिडन एजेंडा वाज दैट कि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग, अगर उसकी है विलिंगनेस तो आप उसको इनकरेज करो। आप उसे बताओ हम आपके टेस्ट वेस्ट कर लेंगे, कुछ आपने मंथली रिकॉर्ड रखना है, ये सिम्टम्स हो तो छोड़ देना, एक्सप्रेस कर लेना है, अरे लोड होगा ये वो। गॉट इट। तो वो काफी स्टूडेंट्स का रह गया वो स्टेशन। अच्छा, पोस्टमार्टम केयर क्या करनी है? मेटरनल एडेरेंस सपोर्ट, हाई रिस्क आप रिबाउंड एड्रेस करें, लॉस टू फॉलो अप, मेंटल हेल्थ चेक करें। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, डिप्रेशन ज्यादा होती है HIV वालों में, सेक्सुअल हेल्थ और भी एक STI तो फिर सारी STI, और इनका एनुअल सर्वाइकल साइटोलॉजी होती है। पेप्सी मेरे या HP भी इनका एनुअल होता है। और फैमिली टेस्टिंग एक को है तो बाकियों को भी तो लग सकता है, बाकी पार्टनर्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। ठीक है। फोर्थ ट्रिमेस्टर मतलब थर्ड ट्रिमेस्टर के बाद पोस्ट आता है ना। क्या चीज होता है? मम्मा को चाय बनवा दो। ठीक है, ये समझ आ गया फोर्थ ट्राइमेस्टर क्या होता है? हम्म।
यहाँ कोई मसला? नूर, जैनब, रुखसाना? यहाँ कोई मसला है ब्रेस्ट फीडिंग में? डिप्रेशन होता है इनमें? ये एग्जाम क्वेश्चन है एक, प्रैक्टिस बुक्स में भी आएगा। डिप्रेशन स्क्रीनिंग करनी होती है, एसटीआई स्क्रीनिंग करनी होती है, बाकी पूरे खानदान की भी करनी होती है जो इसके साथ रहते हैं, मतलब खानदान में बच्चे और बंदा। ठीक है। ओके। CD4 काउंट और वायरल लोड इसका बताओ, ये क्या होता है? तो ठीक है, CD4 काउंट जितना कम होगा और वायरल लोड जितना ज्यादा होगा, ये बुरी बात है, बस ये याद रख लेना। ठीक है। CD4 काउंट नॉर्मल रेंज 500 से 1500 है, और ये बताता है कि HIV कितना एक्टिव है। जितना HIV एक्टिव होगा CD4 सेल्स को तोड़ता रहेगा, फिर तो वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम अच्छी दवाई खा रहे हैं तो ये खत्म, ये सही रहेंगे, ये कम नहीं पड़ेंगे। तो बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ जो हमारी कार्ड या आर्ट या हार्ट है, वो भी CD4 काउंट बताता है। ओवरऑल हेल्थ भी ये बताता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग CD4 काउंट नहीं है। डिसीजन मेकिंग ट्रीटमेंट के लिए, सेक्शन के लिए, लो रिस्क हाई रिस्क के लिए वो है वायरल लोड, ये याद रखना। वायरल लोड ज्यादा कराना होता है। फ्रीक्वेंसी सर्वेलेंस CD4 काउंट तब कराना है, एक तो एट द स्टार्ट ऑफ बुकिंग, ठीक है, और फिर आपको इंडिकेशन आ जाए, जैसे मैं बताती हूँ। CD4 काउंट गाइड्स अर्जेंसी ऑफ कार्ड, रजीम की चॉइस बताता है, को इन्फेक्शन मैनेजमेंट बताता है, एंड वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी। ये घोल के पी लो, दिस इज योर ओस की क्वेश्चन। एग्जामिनर बोलता है वायरल लोड CD4 काउंट, मुझे बताओ ये क्या है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? कार्ड जो हमारा वायरल लोड है वो डिसीजन मेकिंग है, फॉर मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, फॉर लो रिस्क बेबी, फॉर हाई रिस्क बेबी। ठीक है, एंड CD4 काउंट इज बेसिकली इट गाइड अस फॉर अर्जेंसी ऑफ कार्ड या हार्ट या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कौन सी देनी है, को इन्फेक्शन कैसे मैनेज करनी है, एंड आवर वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे प्रेगनेंसी में। अब जो है, एक पेशेंट को HIV है, उसका वायरल लोड अगर अगर 30 भी है, तब भी उसको आपने कार्ड स्टार्ट करनी है एज सुन एज पॉसिबल इन ऑल प्रेगनेंसीज, चाहे अनडिटेक्टेबल भी हो, तब भी आपने सबको स्टार्ट करनी है। ठीक है। और चूंकि अब स्टार्ट तो करनी, स्टार्ट करने में अर्जेंसी किसको, तो फौरन ही, मतलब किसको तो करनी ही करनी। फर्स्ट सेमेस्टर में सबको रिकमेंड कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ पेशेंट्स नहीं करते स्टार्ट, तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर पे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें मैंडेटरी है कि वो खाए, काट ले। एक तो CD4 काउंट कम है, और दूसरा वायरल लोड बहुत ज्यादा है। आई थिंक 10,100 है, ये भी आगे रेंज आ जाएगी। उनको तो रिकमेंडेड है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में लें, इनकरेज करें सब लें फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये दो तो जरूर लें जिनका CD4 काउंट कम है और जिनका वायरल लोड ज्यादा है। ठीक है। लो CD4 काउंट इंडिकेट इंक्रीज maternal रिस्क एंड नीड फॉर रैपिड इम्यून रिकवरी। ठीक है। इलीट कंट्रोलर कौन होते हैं? इलीट कंट्रोलर वो होते हैं जिनका वायरल लोड विदाउट एनी ट्रीटमेंट ही अनडिटेक्टेबल होता है नेचुरली, उनको बोलते हैं इलीट कंट्रोलर। तो इसका मतलब ये है, इलीट कंट्रोलर को हम छोड़ दें फर्स्ट सेमेस्टर पे, उनको भी स्टार्ट करनी है कार्ड। ठीक है, आइडियली। बट अर्जेंसी डिपेंड करता है CD4 काउंट पे और वायरल लोड पे। ठीक है। तो virologically our elite controller, virological internal controller should still commence card in pregnancy regardless of the CD4 count. Baseline CD4 count required in first trimester of all pregnant people. रिपीट करें अगर ये कम हो जाए या क्लिनिकल इंडिकेटर हो जाए। ठीक है। तो CD4 काउंट, एक तो ऊपर येलो वाला पॉइंट याद रख लो कि डिसीजन मेकिंग, टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, बेबी की रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में नहीं है। रादर इसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और वो ये है कि कौन सी रजीम, ठीक है, कितनी अर्जेंट है कार्ड स्टार्ट करना, और वैक्सीनेशन एंड को इन्फेक्शन को मैनेज करना। ठीक है। अलोन CD4 काउंट विल नॉट एक्चुअली डिसाइड कि हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इवन इफ इट इज इलीट कंट्रोलर हम ना दें कार्ड, हम देंगे। और अर्जेंसी के बारे में थोड़ा सा हमें हेल्प हो जाएगी। और रूटीन मॉनिटरिंग इसकी जो है वो एक तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली नहीं है, जैसे आपने देखा कि वायरल लोड हो रहा था हर 2 महीने बाद अगर सप्रेस्ड है, या फिर 2 वीक्स पे आफ्टर ट्रीटमेंट चेंज, एंड मंथली अगर सप्रेस नहीं है। ठीक है।
CD4 काउंट ऐसा रूटीन में नहीं ऑफर करते, इसको बस बुकिंग पे करते हैं, या फिर जब क्लिनिकल इंडिकेटेड हो। क्या क्लिनिकल इंडिकेटेड? जैसे CD4 काउंट <350 हो जाए। ठीक है। हाँ मैडम, इलीट को क्या देंगे? इलीट को कार्ट देंगे ना, कार्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे। मैं बताती हूँ कौन सी देंगे, आगे आती है। लो CD4 काउंट से मुराद ये है कि और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी लग सकते हैं, है BC क्रॉनिक इन्फेक्शन, इसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा वैक्सीन के रिस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं, CD4 काउंट कम हो, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। और वैक्सीनेशन तो इम्यूनिटी को ही काउंटर चेक करके एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो बनते ही नहीं फिर। ठीक है। इसलिए इनकी डोजेज ज्यादा देनी देनी पड़ती है। जैसे हेपेटाइटिस A की वैक्सीन, हमें अगर CD4 काउंट कम है तो 3 डोज देनी पड़ेंगी। ठीक है। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी मस्ट बी कंटिन्यूड पोस्टमार्टम इन HIV एंड हेपेटाइटिस C को इन्फेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द CD4 काउंट। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो वो तो वायरल लोड पे डिपेंड कर देगा। CD4 काउंट सिर्फ अर्जेंसी गाइड करती है, या यही वैक्सीनेशन के मसले मसाइल। दूसरा ये कि अगर एक पेशेंट जिसको एक HIV है और साथ में हेपेटाइटिस C हो गया, तो इन दोनों इन्फेक्शन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। या दोनों इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उसका सेक्शन होगा। अगर उसका वायरल लोड <50 है, तो उसका विद C विद B आप उसका नॉर्मल डिलीवरी करोगे। ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके सेक्शन नहीं बनाती। ये पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है कि कोई इन्फेक्शन में सेक्शन करें, दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है। आगे ये मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट। HIV-2 क्या होता है? बस इसके बारे में इतना ही काफी है कि लो वर्टिकल ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू वन, और कुछ इसमें कार्ड भी चेंज हो जाती है। और इसके अलावा कुछ कार्ड इसमें इतनी इफेक्टिव नहीं है, और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। बाकी सेम है, लो रिस्क सिडोविडिन, और हाई रिस्क में भी ट्रिपल। ठीक है। सेम इन्फेंट फीडिंग, और सेम सब इसमें भी MTD करनी है। थोड़ा सा फर्क बस ये है कि इसकी ट्रांसमिशन थोड़ी सी कम है, रेजिस्टेंस इसकी थोड़ी सी के CD4 काउंट बहुत ज़्यादा है, तो रेवली पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ना दें इसमें। ठीक है। एंड दैट्स इट। ये इस HIV-2 के बारे में बस इतना ही करें कि ट्रांसमिशन कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, बाकी लैब्स रिवाइज कराने के लिए दोबारा करा देती हूँ। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है कि भाई वायरल लोड डिपेंड करता है कि सप्रेस है या सप्रेस नहीं है। ठीक है, कैसे कैसे करना है। और CD4 काउंट और लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट देख लो एक दफ़ा। लीवर फंक्शन टेस्ट एक तो, अब ये पेशेंट खा रही है ना, लीवर भी और रीनल भी, तो इसने कहीं ना मेटाबोलाइज भी होना है ड्रग्स ने, रीनल एक्सक्रेशन भी होनी है, तो इसलिए भी ये भी फ्रीक्वेंटली होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है। परफॉर्म 2 to 4 weeks आफ्टर स्टार्टिंग या स्विचिंग कार्ड, देन एट एवरी रूटीन एंटीनेटल विजिट, एंड देन पोस्टमार्टम। ठीक है। स्टार्ट करने के 2 वीक के बाद मिनिमम, फिर हर विजिट पे, और फिर पोस्टमार्टम। ठीक है। ये लिवर भी है और ये रीनल भी है, दोनों में एक ही है। लिखा नहीं हुआ लिवर के साथ रीनल, बट ऐसा ही है। बाकी रेजिस्टेंट टेस्टिंग इफ यू हैव डाउट करेंगे। सेक्सुअल हेल्थ बताएंगे, भाई STI है, बाकी STI भी ट्रीट हो जाने चाहिए। सिफिलिस भी STI है, बाकी क्लेमाइडिया वगैरह भी देखेंगे आप। ठीक है। HEPBC के लिए भी देखेंगे। और थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग रूटीन में नहीं करनी है। अगर आपको लगता है वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है, GIT अपसेट है, तो फिर थेरेपेटिक लेवल्स के लिए हम ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि कौन सी दवाइयाँ देनी है। ये फर्स्ट लाइन है, बस ये याद कर लो। ठीक है। टीनोफॉर्फिर, एमी, एंड दौलत, टैड। टैड स्टॉकिंग का पता है? DBT में पढ़ाते हैं DBT में देते हैं। टीनोफॉर्फिर, एमी, और दौलत, टैड। मतलब किसी पेशेंट को HIV हो ना, आप समझना उसको DBT हो गया, उसको टैड पहनाना है, तो अब उसको पहनाना मत, उसको खिला देना। ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड थर्ड लाइन बहुत सारी है, बट जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट लाइन। अच्छा, ये सारी की सारी कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, कुछ नहीं है, इसलिए हमने मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर और रीनल टेस्ट भी कराने हैं। ठीक है।
खा खिलाने के बाद 2 हफ्ते बाद फिर हर विजिट पर फिर पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन चेंज हो जाती है, इसलिए फिर ड्रग के लेवल भी तो चेंज हो जाएंगे। ओके। व्हेन टू स्टार्ट कार्ड इन प्रेगनेंसी, मैंने पहले ही बता दिया कि एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करा दें, और अर्जेंसी डिपेंड करती है वायरल लोड अगर ये 100,000 से ज़्यादा है पर एमएल, या CD4 काउंट लेस देन 200 है, इसमें तो फिर आपने रिकमेंड करनी है कि भाई तुम खाओ। ठीक है, वरना तो दिस इज गुड, सारी पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे लें, लेकिन जिनको ये मसाइल हैं वो जरूर लेंगे। अच्छा, तो पहले हमने कहा कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब खा लें, लेकिन जिनके वायरल लोड ज्यादा है, CD4 काउंट है, वो तो जरूर खा लें। फिर हमने कहा चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाते तो एटलीस्ट बाय 24 वीक्स तो खा ही लो ना। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी, ऐसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ये था कि कंसीडर करें सबको दे दें, मतलब 24 पे तो दे शुड स्टार्ट कार्ड, चाहे वो एलीट कंट्रोलर है, चाहे वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है। ठीक है। ओके। और अगर एक पेशेंट जिसको नाज़ा वोमिटिंग बहुत ज्यादा रहा है, उसमें 24 पे शुड नहीं है, फिर उनका 20 पे शुड है, कि वो थोड़ा सा पहले ही ले लें, क्योंकि कौन सा नाज़ा वोमिटिंग की वजह से वो इतनी कोई अब्जॉर्ब हुई होगी। लॉजिक समझ आ रही है? शुड बी, मस्ट बी, कंसीडर। हम्म। मस्ट स्टार्टेड वायरल लोड 100,000 से ज्यादा है, CD4 काउंट कम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, शुड बी बाय एनी परसेंट 24 पे। हाइपर एमएसइज है, शुड बी एट 20 वीक्स। नो हाइपर एमएसइज शुड बी एट 24 वीक्स, दिस इज लाइक दैट। फाइजा, मिसबा, नूर, रुखसाना। मुश्किल है ये टॉपिक, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट देन एक्चुअली यू डिजर्व क्रेडिट। तो उसको हमको समझ नहीं आता HIV, एंड टाइम तक रोते रहते हैं मैडम HIV पढ़ा दें, और फिर भी गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे ऐड के स्टार्ट कर दें कार्ड एटलीस्ट बिफोर fetal viability, मैक्सिमाइज टाइम डिलीवरी टू अचीव द वायरल सप्रेशन, और लेट प्रेगनेंसी स्टार्ट ART इमीडिएटली, दौलत बेस्ड विदाउट वेटिंग फॉर रेजिस्टेंस टेस्ट, एंड अनटेस्टेड वायरिनियन लेबर एडमिनिस्टर ओरल, ये तीनों के तीनों, और फिर एडिशनल जिटोविटिन, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है। टाइमलाइन एक थी हमारे पास, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें सबको स्टार्ट कर दें, लेकिन मस्ट भी अगर CD4 काउंट लेस देन 2200, या वायरल लोड 100,000 से ज़्यादा। ठीक है। हाइपरेमेसिस वालों को पिटल वायबिलिटी से पहले 20 वीक्स पे दे शुड स्टार्ट बाय एनी मीन। नहीं है हाइपरेमेसिस तो 24 वीक्स पे दे मस्ट स्टार्ट। फिर अब 28 की पे आ गए, अब वो कहते हैं ये तो लास्ट लिमिट है ना 28। 28 पे तो इतना अर्जेंसी है कि कुछ भी वायरल लोड हो भाई खानी ही खानी, और रेजिस्टेंस का भी वेट नहीं करना, मतलब 28 वीक से पहले हम कार्ड देते भी हैं और रेजिस्टेंस टेस्ट भी कराते हैं। तो वो ये कहते हैं कि 28 इतना लेट हो गया कि रेजिस्टेंस टेस्ट का भी वेट ना करो, उसको बस खिला दो, बस खिला दो विदाउट वेटिंग फॉर द रेजिस्टेंस टेस्ट। समझ आ रही है? एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में भी खिलाना है, 24 पे भी खिलाना है, 28 पे भी खिलाना है। फर्स्ट सेमेस्टर में अर्जेंसी बता दी CD4 की और वायरल लोड की। ठीक है, इन्होंने तो जरूर लेना है, बाकी सब बाय एनी मीन 24 पे ले लेंगे। लेकिन रेजिस्टेंट टेस्ट के बाद देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी ड्रग इफेक्टिव है। 28 पे तो उसका वेट ही नहीं करना, मतलब हम नहीं चाहते इससे कहीं ज्यादा थोड़ा सा रेजिस्टेंस के चक्कर में हम लेट हों और स्टार्ट ना कर पाए। हम्म। गॉट इट? ओके। तो लेस देन 28 वीक्स कमेंस ART इमीडिएटली, रिकमेंड वही तीनों दवाइयाँ थी, टैड पे ना दे दो। ठीक है। नहीं नहीं, ये थी पेशेंट जो कि लेट प्रेजेंटेशन है, मतलब आफ्टर 28 वीक्स आई है, उसमें इमीडिएटली रेजिस्टेंस टेस्ट भी नहीं चेक कराया और वो तीनों दवाइयाँ दे दी। अगर एक लेबर में अनट्रीटेड है, मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन अनट्रीटेड है, ठीक है, उसको भी हमने ये नेवी डेल्टा और ये टीनोफोबिट दे दी है, और ये ओरल है इमीडिएटली, और इसमें हमने
जो है आईवी जिडोविडिन इन एडिशन टू ओरल स्टार्ट कर दे, और कंटिन्यू करेंगे ओरल इंट्रापार्टम भी और बाद में पोस्टपार्टम भी। ठीक है। तो बस आप अपने दिमाग में डब्बे बना लो कि बिफोर 28 क्या चीजें चेंज हो रही हैं। एट 28 वीक्स रेजिस्टेंस टेस्ट आउट हो गया है, अनट्रीटेड लेबर में आ गई है, तो साथ में ओरल के साथ आईवी भी आ गई है। ठीक है। ओके, बाकी अब बताएं, ईसीवी कर सकते हैं एचआईवी वाली पेशेंट को? यस और नो, राइट इन द चैट बॉक्स। आजकल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं एफसीपीएस के। 13 को उनका पेपर है एमसीपीएस का, और 16 को आईएमएम और एफसीपीएस का। तो कल मुझे क्वेश्चन में टैग किया एक बच्चे ने कि 36 वीक्स पे ना पेशेंट आई है, ब्रीच है, प्ले लो लाइन प्लेसेंटा है, और नॉट कवरिंग ओस। नॉट कवरिंग एंटायर ओस। इसमें आई टोल्ड के सेक्शन कर लेना। तो उसने बोला, ये याद तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा ब्रीच में कि आप इसके तो इसी भी होनी चाहिए, और ये कौन सा प्रीवियस क्या करना चाहिए इसका? कहते ठीक है सेक्शन कर लें, लेकिन ईसीवी तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। भाई जब ईसीवी करके कफैलिक करके फायदा क्या होगा? मकसद तो यही है ना कि वजाइना डिलीवर हो। अब ये नॉट कवरिंग द ओस का मतलब है तो प्रीविया, हाँ वो फुल्ली नहीं है लेकिन पार्शल है। पर प्रीविया में हमने करनी ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी, तो हम ईसीवी क्यों करें? वाई ईसीवी? एंड हर की बस ईसीवी, बिकॉज उसने ईसीवी की गाइडलाइन में इंडिकेशंस नहीं पढ़ी। देखें, आपने किसी पर्टिकुलर गाइडलाइन में चीज नहीं पढ़ी तो आपका एग्जाम एक गाइडलाइन का नहीं है, पूरी पूरी गाइनोब्स का है। अभी दूसरी ने कहा कि मैडम ये एक पेशेंट आई रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ, और उसका जो था ना, उसको एपीएलएस की वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस थे, और उसमें उन्होंने बोला था कि आपने जो लो मालिक्यूलर वेट हेपरिन है वो बिफोर लेबर कब बंद करनी है। तो वो कहती थी इसमें लेबर तक हमें लेके नहीं जाना, हमने तो 34 पे ही बंद करनी थी हेपरिन, क्योंकि रिकरेंट मिसकैरेजेस की ग्रीन टैप गाइडलाइन में ये लिखा हुआ 34 पे हेपरिन बंद कर दें, ऐसा ही है ना। देन आई टोल्ड कि भाई एपीएलएस का अपना स्कोर क्या है, थ्रोम्बोम्बोलिज्म का 3 स्कोर है। जिसका थ्रोम्बोम्बोलिज्म का 3 स्कोर है वो 28 वीक के बाद कंटिन्यू करेगी हेपरिन टिल टिल एक्चुअली डिलीवरी, और उसके बाद भी देना पड़ेगा आपको। उसकी स्कोरिंग में ऐड होगा वो। तो ये पेशेंट प्रेग्नेंट भी है, इसको हिस्ट्री है रिकरेंट मिसकैरेज की, बट नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो वो एपीएलएस खा रही है, वो 34 पे नहीं बंद कर सकती क्योंकि उसका स्कोर एपीएलएस का अपना इंडिविजुअल 3 है। ठीक है। खैर मैं कहाँ से कहाँ चली गई। कहने का मकसद ये है कि भाई पूरी गाइनी की हर टॉपिक की असेसमेंट होती है ना पेपर में, आप एक टॉपिक का टेस्ट नहीं है। ठीक है। तो चलें ईसीवी कर सकते हैं एचआईवी में। ईसीवी की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में एचआईवी नहीं है। ठीक है। लेकिन इस एचआईवी की अपनी एब्सोल्यूट इंडिकेशन में तो सेक्शन है ना, अगर वायरल लोड 50 है उससे ज्यादा है। तो ऐसी पेशेंट जिसका वायरल लोड 100 है, आप उसका ईसीवी करके क्या कर लोगे? नॉर्मल डिलीवरी? नहीं ना, इलेक्टिव सेक्शन, तो फिर ईसीवी क्यों कर रहे हो? गॉट? समझ आ रही है मेरी बात मिसबा नूर? हम्म। अच्छा। अच्छा, एक पेशेंट जिसका वायरल लोड 100 है, हमने करना ही नहीं उसका नॉर्मल डिलीवरी, तो हमने वीबैक का ट्रायल जरूर देना है उसको। समझ आई? तो वीबैक भी आउट। ठीक है, अब आप जा रहे हो लीकिंग पे। एक पेशेंट जिसका करना ही नहीं सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी, उसकी लीकिंग हो जाए, उसमें 24 आवर वेट करके क्या फायदा है?
मतलब एक पेशेंट आपके पास आई 34 वीक्स पे, उसकी लीकिंग हो गई, वायरल लोड उसका 100 है, यू प्लान्ड सेक्शन, तो उसका उसको रिथ्रोमाइसिन देने का फायदा है? हम्म। चलो कोई ऐसा नो लिख दो चैट बॉक्स में, बताओ। कि वो अपनी लेबर में चली जाएगी। ठीक है, थॉटफुली माइंडफुल होके सोचो। हाँ, 34 वीक्स पे अगर एक पेशेंट का वायरल लोड 40 है, उसका उसको तो फायदा है कि हम उसको 37 तक ले जाते हैं, 37 पे जाके इंड्यूस कर देंगे, क्योंकि उसका प्लान ही नॉर्मल डिलीवरी है। बट अगर उसको जीबीएस पॉजिटिव है तो, अगर जीबीएस पॉजिटिव है तो 34 पे लीकिंग हो गई, एचआईवी वायरल लोड 40, तो जीबीएस वाले को तो 34 पे इमिडिएटली इंडक्शन करनी है। हम इमीडिएट इंडक्शन एचआईवी की वजह से नहीं कर रहे। अगर अलोन एचआईवी होता तो हम 37 तक इस लीकिंग को ले जाते। नहीं समझ आया, ओके। पेशेंट 34 वीक्स पे आई, 24 लिख दिया मैंने। 34 वीक्स पे आई है, वायरल लोड उसका है 40, और उसको हो गई है पी प्रॉम। व्हाट इज योर प्लान? एरिथ्रोमाइसिन, और इसको आप ले जाएंगे टिल 37, कोरियो के साथ, कोरियो की फिटनेस मॉनिटर करके, या आप इसकी इमीडिएट इंडक्शन करेंगे? बट यू विल डू, सी सेक्शन कर देंगे वायलट 40 पे। वायलट 40 पे सेक्शन तो बनता ही नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे ख्यालात ये हैं कि एचआईवी में इमीडिएट इंडक्शन करनी चाहिए 34 पे, और अगर वो लेबर में जाती है तो उसका इन्वेसिव मॉनिटरिंग भी नहीं करनी, और फोर्सेप भी नहीं लगाने, ऐसा नहीं है। बीवा 2025 डोंट रिकमेंड दिस। ठीक है, बीवा सेड के अगर टर्म प्रीटर्म लीकिंग हुई है और वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, मींस लेस देन 50 है, एंड शी इज लो रिस्क, काट ले रही है, तो आप उसको 37 तक लेके जाएंगे विद कोरियम नेटस मॉनिटरिंग, एंड यू विल ऑफर हर इरिथ्रोमाइसिन एज वेल। 37 पे जाएगी तो आप उसको क्या करोगे? इंडक्शन कर दोगे। दिस इज लाइक दैट। ठीक है। वो एवर यही वाली पेशेंट जिसका वायरल लोड 40 है, उसको लीकिंग हो गई, उसको जीबीएस पॉजिटिव है, या जीबीएस के रिस्क फैक्टर्स हैं पॉजिटिव, अब इसकी इमीडिएट इंडक्शन है, नॉट बिकॉज ऑफ वायरल लोड, नॉट बिकॉज ऑफ एचआईवी, बिकॉज ऑफ जीबीएस। हम्म। यस। एक और मजे की बात बताती हूँ। एक पेशेंट 34 वीक्स पे वायरल लोड 50 है, पी प्रॉम के बाद शी इज गोइंग इनटू प्रीटर्म लेबर, उसका जीबीएस पॉजिटिव नहीं है, उसको रिथ्रोमाइसिन देनी है या उसको आईएपी देना है? एंड मॉनिटर हर लेबर, क्योंकि अब तो जा रही है लेबर। प्रीतम लेबर है 4 सेंटीमीटर। हम्म। बताओ, इसको देने इसका जो है, क्या कहूँ मैं, अब तो लेबर में जा रही है, इंडक्शन का तो फायदा नहीं है, लेकिन प्रीटर्म लेबर बताते खुद जीबीएस का हाई रिस्क फैक्टर है अकलौता, और कोई भी प्रीटर्म लेबर 37 से पहले होगी, आपने उसको आईएपी देना ही देना, चाहे जीबीएस नहीं भी लिखा हुआ। ठीक है। तो ये ना एग्जाम में तंग करेंगे, ये जीबीएस और वायरल लोड कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जेस्टेशनल एज के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, लिंकिंग डालेंगे, और आपको करेंगे कंफ्यूज। ठीक है। या फिर वो बोलेंगे 34 वीक्स पे वायरल लोड 40 है, पी फ्रॉम है, प्रीटर्म लेबर है, 4 सेंटीमीटर है, उसको ब्रीच भी है, ब्रीच की वजह से इसका इलेक्टिव सेक्शन प्लान था। ठीक है। तो अब इसका क्या करना है? अब मुझे इसकी आइडियल मैनेजमेंट बता दो। एक पेशेंट 34 वीक्स पे वायरल लोड 40, प्रीटर्म लेबर में जा रही है, लेबर में ईसीवी नहीं होता,
ठीक है। ब्रीच है, ब्रीच इज गोइंग इनटू लेबर एट 34 वीक्स, वायरल लोड इज 40। व्हाट इज योर प्लान? व्हाट इज योर प्लान? अब इंडिविजुअली देखो इन चीजों को। प्रीटर्म लेबर की वजह से क्या इंडिकेटेड है इसका? प्रीटर्म लेबर की वजह से इंडिकेटेड है आईएपी। ठीक है। ब्रीच इन लेबर की वजह से क्या इंडिकेटेड है? सीरियन सेक्शन। क्या वो वायरल लोड 40 की वजह से इंडिकेटेड है? नहीं, वो तो ब्रीच की वजह से कर रहे हैं। अब आप कहोगे सीरियन सेक्शन में तो आईएपी देते ही नहीं, वो तो लेबर में देते हैं। हम इसलिए देंगे कि इसकी लीकिंग भी है और प्रीटर्म लेबर भी है। गॉट इट? लेकिन आपने वो ऑप्शन चूज करनी है जिसमें आईएपी भी हो, क्योंकि एनी प्रीटर्म लेबर बिफोर 37 बाय डिफॉल्ट इंडिकेशन ऑफ आईएपी। ठीक है। यहाँ तंग होते हो, ये तंग करता है एचआईवी। मैंने फूड फॉर थॉट दे दिए। समटाइम वो स्टीराइड भी ला देंगे दरमियान में, देखो स्टीराइड भी दे सकते हैं प्रीटर्म लेबर में। 34+6 तक आप स्टीराइड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो अब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, भाई आईएपी देना है, स्टीराइड देना है, सेक्शन करना है, वो सबसे अच्छी बात है। 34+6 तक तो हम दे सकते हैं स्टेरॉइड भी। 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर पे स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, ये 8 सेंटीमीटर पे भी दे सकते हैं। एक ऑप्शन दे देंगे टोकोलोसिस की। टोकोलोसिस के साथ वो बोलेंगे आईएपी कर दो हैं और स्टेरॉइड भी दे दो, मैक्सिलफेट भी दे दो। अब क्या करोगे? देखो 33+6 तक मैक्सिलफेट देते हैं, मैक्सिलफेट आउट हो गई। 4 सेंटीमीटर से पहले पहले टोकोलोसिस देते हैं, वो भी आउट हो गया। ले देके आईएपी स्टेरॉइड और सेक्शन बचा। गॉट इट? इंडिविजुअली देखना है चीजों को आपने। ओके। तो HIV, GBS, हर्पीज, ये आपके आपको लेबर के साथ लीकिंग के साथ तंग करेगा। तो बस आपने मेल्ट नहीं होना, इंडिपेंडेंटली हर हर रिस्पेक्टर्स को सेस करना है। ठीक है। ECV कर सकते हैं, कैन बी ऑफर्ड एट टर्म इफ एन पेशेंट कार्ट ले रही है, वायरल लोड लेस देन 50 है। अब वो 50 बोल देंगे। ट्रिक इज दैट 50 बोल देंगे। 50 पे क्या करना है? 50 एंड लेस देन 50 में भाई फर्क है, अनडिटेक्टेबल लेस देन 50 है, 50 इज हाई रिस्क। ठीक है। तो इसे भी हम ऑफर कर सकते हैं नली में 36 पे, प्राइमल्टी में 37 पे, प्रोवाइडेड दैट हम नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं। हम नॉर्मल डिलीवरी कब करेंगे? जब वायरल लोड लेस देन 50 एंड चीज उनका हॉट है इस पर। अच्छा, लीकिंग हो गई है, वायरल लोड 400 या उससे ज्यादा है। अब 400 या 399 से ज्यादा हो ना, तो आपने करना ही सेक्शन है, आप उसको चॉइस भी नहीं दे सकते एनवीडी की। बेसिकली बेसिकली लेस देन 50 पे तो एनवीडी ऑफर करना है। 50 से 399 तक अगर वो चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, इट्स हर विश एंड ऑटोनोमी है उसकी, तो हम उसको सेक्शन अवॉइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट के वो कार्ड लेती रही है, उसका वायरल लोड फ्लक्चुएट नहीं हुआ। ठीक है। बट द मोमेंट शी इज 400, इस पे तो आपने ऑप्शन ही सिर्फ सेक्शन की देनी है। और वो यहाँ आपसे सेक्शन नहीं पूछेंगे, वो आपसे बोलेंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। यहाँ मसला होगा। तो रिमेंबर, जहां सेक्शन रिकमेंडेड है HIV में, और पेशेंट आपके पास टर्म पे आ गई है लीकिंग के साथ या लेबर में, आपने कैटेगरी 2 करना है। अगर ये 60 है या 399 से पहले पहले है, जहां सेक्शन भी हो सकता है, एनवडी भी हो सकती है, वहां ये कैटेगरी 3 है। वहां ये कैटेगरी 3 है। समझ आई मेरी बात? कैटेगरी 2 इमरजेंसी सेक्शन है, कैटेगरी 3 इमरजेंसी सेक्शन नहीं है। कैटेगरी 1 एंड 2 इमरजेंसी सेक्शन है। एक पेशेंट जिसमें लीकिंग या लेबर हो गई है, HIV वाला लोड ज्यादा है, उसमें तो करना ही सेक्शन है, एंड दिस इज इमरजेंसी, वी विल ऑप्ट कैटेगरी 2। अगर फेटल हार्ट रेट खराब है तो फिर कैटेगरी 1। अगर एक पेशेंट जिसका वायरल लोड, जिसको HIV है, वायरल लोड उसका 40 है, ठीक है, और उसको फेटल डिस्ट्रेस हो गया, पैथोलॉजिकल CTG है, उसका क्या होगा सेक्शन? हम्म कैटेगरी 1 होगा, बिकॉज ऑफ पैथोलॉजिकल CTG, नॉट बिकॉज ऑफ HIV। समझ आ रही है चीजें? कैटेगरी 1, 2 एंड 3। फाइजा, मिसबा।
हाँ, इंडिविजुअली देखो ना कैटेगरीज का। एक पेशेंट जिसका एचआईवी की वजह से रिकमेंडेड है सेक्शन करना, अगर वो लेबर या लीकिंग में जा रही है कैटेगरी 2 करेंगे, अगर फेटल हार्ट रेट ठीक है बस। और अगर एक पेशेंट जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसको कैटेगरी 3 करना है। फिर कैटेगरी 1 2 में हमें पूरा लेबर बोर्ड भी तो देखना है, इतने सारे और मरीज हैं जिनको करना ही सेक्शन है, अनड्यूली इसको जगह दे के बैठ जाएंगे। ओके, एचआईवी वाला लोड 50 या 50 से ज्यादा हो तो हमने सेक्शन कब करना है? इलेक्टिव सेक्शन सारे 39 पे होते हैं, लेकिन एचआईवी का इलेक्टिव सेक्शन 38 पे होता है। दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। अगर एक पेशेंट जिसका वायरल लोड लेस देन 50 है और वो ब्रीच है, प्रीविया है, तो उसको तो हम एचआईवी की वजह से नहीं कर रहे ना इलेक्टिव सेक्शन, वो तो उसकी इंडिपेंडेंट ओब्स रिस्पेक्टर्स की वजह से कर रहे हैं, उसका इलेक्टिव 39 पे होगा। और जिसका भी इलेक्टिव सेक्शन होता है उसमें हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। 34+6 बेसिकली इलेक्टिव सेक्शंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो ऑप्शन जिसमें स्टेरॉइड +39 है वो चूज करना है, ओनली 39 बना जाना। अच्छा, वायरल लोड मोर देन 1000 आ गया, ये इंडिकेशन है। ऑब्वियसली तो बहुत ज्यादा है, इसका तो सेक्शन करना ही करना, लेकिन इसको आईवी जोडोपिडिन भी देनी ही देनी। ठीक है, इसको ओरल भी कंटिन्यू करेगी जो वो खा ही रही है, ओरल के अलावा इसमें एडिशनल एडिशन टू ओरल आईवी जोडोपिडिन भी देनी देनी। ठीक है। विदेनल बर्थ आफ्टर सेक्शन वी बैक भी ऑफर कर सकते हैं अगर वायरल लोड लेस देन 50 है, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ना, वायरल लोड की वजह से, कम होने की वजह से, उसका ईसीवी भी हो सकता है, उसका वी बैक भी हो सकता है। और स्टैंडर्ड नेशनल विजेनल बर्थ आफ्टर सीजरियन सेक्शन गाइडलाइन फॉलो होंगी सेम। मतलब एक पेशेंट जिसका वी बैक करना है, उसको एचआईवी नहीं है या एचआईवी का वायरल लोड लेस देन 50 है, उन दोनों की सेम रिकमेंडेशन हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। 50 से 399 पे प्लान सेक्शन हमारी चॉइस होगी अगर हमसे पूछा जाए, बट अगर पेशेंट शेयर्ड डिसीजन मेकिंग करनी है तो शी कैन ऑप्ट, अगर उसको जो है अदर इंडिकेशंस नहीं है सेक्शन की, और उसका वायरल लोड एडहेरेंस मतलब अच्छी हिस्ट्री है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं उसका नॉर्मल डिलीवरी। दैट वाज एन उसकी स्टेशन एज वेल, अगेन पेशेंट 6 सेंटीमीटर पे थी और वायरल लोड उसका 300 था। तो बस उसमें सब कैंडिडेट्स वर ऑप्टिंग सेक्शन सेक्शन। बेसिकली 300 पे 399 से कम है ना, शेयर्ड पेशेंट शेयर्ड डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, सेक्शन इज प्रेफर्ड, बट स्टिल शी हैव अ चॉइस कि वो नॉर्मल लेबर भी कंटिन्यू कर सकती है, पहले 6 सेंटीमीटर हुई खड़ी है। ठीक है। ओके, बस वायरल लोड 400 पे तो सेक्शन ही है और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में अब दोबारा रिकैप है। स्टार्ट कर दो एज सुन एज पॉसिबल, और 100,000 से ज़्यादा है, CD4 200 से कम है, इनको तो ज़रूर ही स्टार्ट कर दो। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम अगर प्रेजेंट है तो फिर उनको 18-20 पे दे शुड स्टार्ट इट, वरना एब्सोल्यूट डेडलाइन है 24 वीक्स बाय एनी मीन, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। ठीक है, 28 के बाद आ रही है तो उसमें आपने विदाउट रेजिस्टेंस टेस्ट स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और डिलीवर कर सकते हैं अगर अनडिटेक्टेबल वायरल लोड जो कि बोलते हैं लेस देन 50 को है। ओके। बाकी फर्स्ट लाइन कार्ड जो है वही टेड है। ठीक है, टीनू फोफिर, ई से एमी और डी से दौलत। दौलत अच्छी बात होती है, पहले दौलत बुरी बात थी, अब दौलत अच्छी बात है। जो पिछली गाइडलाइन थी उसमें दौलत से कह रहे थे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, अब नहीं होते। अच्छा, आप इसलिए पुराना पुल देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि कौन सी दवाई से होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हम कहते हैं दौलत तक, दौलत ग्रेविट, वो फिर पिछली गाइडलाइन बेस्ड पास्ट पुल होता है। अब नहीं है ये, अब ये सेफ है। ठीक है। पुराने पूल में आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे कि पेशेंट कार्ड ले रही है, दौलत भी है उसमें, तो उसके बच्चे को क्या रिस्क है, हम ऑप्ट कर रहे होंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बट बीवा 2025 ने कहा है कि दौलत से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। अल्टरनेटिव देख लो, अल्टरनेटिव में टेड है, टेड तो फर्स्ट लाइन है, अल्टरनेटिव में ये रिल प्रीविन है, ड्रोनावीर है, रेडोनावीर है, इसका भी कोई निनोमिनिक बना सकते हो अगर याद करना है। RDR। RDR। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव हो गया।
और इसका सेफ्टी डेटा आ चुका है दौलत का, ये अच्छी है। ओके। बाकी आ, को भी स्टेट अवॉइड करना है, ठीक है। और ये भी 2025 की अपडेट है कि को भी स्टेट अवॉइड करें। नेवरिपीन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टेड फर्स्ट लाइन है, आरडीआर सेकंड लाइन है, ठीक है। आरडीआर में वही रोनाविर की डोज लिखी हुई है, रेल्टाग्रेविर की डोज लिखी हुई है। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बट जो जो एग्जाम क्वेश्चन है वो यही है कि को भी स्टेट अवॉइड करनी है। दौलत अच्छी बात है, वो नेल टू प्रोटेक्ट सब नहीं कराती, ठीक है। और टेट फर्स्ट लाइन है, आरडीआर अल्टरनेटिव है अगर फर्स्ट लाइन नहीं दे सकते। ये वैसे ही एक मैंने फ्लैश कार्ड बनाया है मॉनिटरिंग एंड स्पेसिफिक सिचुएशंस का, कि फर्स्ट टाइम में एज सुन एज पॉसिबल आइडियल है, फर्स्ट टाइमेस्टर में स्टार्ट करा दें, ठीक है, 0 से 12 वीक्स में। और अगर सप्रेसिव है तो हर 2 महीने के बाद वायलोड चेक करते रहें। मैंडेटरी 36 पे है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। गॉट इट। और 24 वीक्स मैंने ऊपर बनाया है कि लेटेस्ट रिकमेंडेड स्टार्ट कार्ड बाय, ये थ्रेश होल्ड है जिस सबको ले लेना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है ये टाइम लाइन? सेकेंड टाइमेस्टर पे सब स्टार्ट कर लेंगे, फर्स्ट टाइमेस्टर में सबको ले लेना चाहिए आइडली। वरना वो ले लेंगी जिनका वायरल लोड ज्यादा है और CD4 काउंट कम है। सप्रेस फुली सप्रेस है तो हर 2 महीने बाद वायरल लोड होते रहेंगे। फाइनल होगा 36 पे और फिर एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। हम्म। ये टाइमलाइन समझ आ गई? और अगर सप्रेस नहीं है तो फिर आपने वायरल लोड बुकिंग पे कराना है, 2 हफ्ते के बाद कराना है स्टार्ट करने के, फिर मंथली कराना है जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता। जब नेगेटिव हो जाएगा तो फिर 2 मंथली, फिर मैंडेटरी 36 पे और एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। मैडम इस न्यू अपडेट पढ़ने के लिए भी बस यही पढ़ लो। नहीं नहीं, यू यू हैव टू डू ओनली दिस माई लेक्चर, डोंट रीड द प्रीवियस वन, ठीक है। यही सर्वेलेंस मॉनिटरिंग एक और मैप बनाया है मैंने। सारा दिन आज बस मैंने यही काम किया, कोई कोई काम नहीं किया। जस्ट टू मेक HIV कि इम्प्रिंट हो जाए आपके जहनों में ना, इतना बोरिंग है ये, ठीक है। और बच्चे बच्चे में वो बोलते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट करा दें, आप सारे करा सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट थोड़ा सा उनको पसंद नहीं है क्योंकि इसके जो वैल्यूज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन ये भी नहीं है। तो कंबाइंड टेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें NIPT भी कर सकते हैं, क्वाड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें इन्वेजिव टेस्ट नहीं करना जब तक वायरली सप्रेस्ड नहीं है। मींस लेस देन 50 होना चाहिए वायरल लोड। अगर पेशेंट का कंबाइंड टेस्ट है हाई रिस्क और उसका इन्वेजिव टेस्ट इंडिकेटेड है और वायरल लोड सप्रेस नहीं है तो फिर हम नहीं करते, हम उसके बजाय NIPT कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन टेस्ट है NIPT। बाकी इन्वेजिव टेस्टिंग मोर देन 50 पे अंटिल वायरल लोड इज सप्रेस्ड नो, लेस देन 50 पे हम कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे हमने नॉर्मल डिलीवरीज की, ECVs की, तो हम इन्वेजिव टेस्ट भी कर सकते हैं। हम उसको पहले से सप्रेसिव थेरेपी तो वो ले ही रही है ना, तो वो कंटिन्यू रखेगी, वही बात है। इंक्रीज ट्रांसमिशन कैसे होती है वायरल लोड की? आ, बच्चे में अगर माँ का वायरल लोड, HIV की ट्रांसमिशन ज्यादा कब होती है? जब माँ का वायरल लोड ज्यादा हो, CD4 काउंट कम हो, बच्चे का बर्थ वेट कम हो, कोई और एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो जाए या कोई अदर इन्फेक्शन भी हो। और डिक्रीज कब होता है? जब माँ का वायरल लोड कम हो, जब CD4 काउंट अच्छा हो, आप इलेक्टिव सेक्शन कर दें, आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते और पेशेंट काट लेती है। दिस इज योर ओस्की क्वेश्चन, ये ओस्की का क्वेश्चन है। मैंडेटरी HIV, आई मीन HIV, दे लव HIV फॉर उसके स्टेशन इन्फेक्शंस में। अगर उनको पसंद है ना तो HIV में, एक तो मैंने तो मुझे वो बात बताई, और दूसरा ये कि दे विल आस्क के कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं रिस्क और कौन से हैं जो कम करते हैं। दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। कंपैरिजन मैंने साथ ही करा दिया है, छोड़ो वो पढ़ने की, बस इसको करो। बता तो रही हूँ साथ साथ पुरानी में क्या था, बताया ना दौलत पुरानी में नहीं देते थे ना, उल्टा डिफेक्ट कराती है। हेपेटाइटिस को इन्फेक्शन में आपने क्या करना है, हेपेटाइटिस C को या B को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करें, जो भी हेपेटाइटिस ने बताया। सेफ एंटी वायरल्स जो प्रेगनेंसी में है वो दे देंगे, ठीक है। बच्चे में जो है हेपेटाइटिस B की अपनी इंडिपेंडेंट मेडिकेशन है कि आपने उसको एक्टिव पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है, ठीक है, एक्सिलरेटेड कोर्स देना है। तो ये चेंज नहीं करेगा। इलेक्टिव सेक्शन नॉट रिक्वायर्ड फॉर HCV अलोन। किसी भी कोई इन्फेक्शन की वजह से इलेक्टिव सेक्शन नहीं करना, इंडिपेंडेंटली वायरल लोड की वजह से करना है। तो वायरल लोड लेस देन 50 विद डिलीवरी,
50 से 30 9 कंसीडर प्री लेबर सेक्शन, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस नॉर्मल डिलीवरी। 400 या 400 से ज्यादा पे करना ही सेक्शन है, ठीक है। लेस देन 50 पे अगर पेशेंट आ गई है तो इमीडिएट इंडक्शन नॉट रूटीन, मैनेज एज पर लीकिंग नाइस प्रोटोकॉल, और वो यही बोलती है कि 34 पे है तो 37 पे ले जाएं, ठीक है। अगर अगर एक पेशेंट 34 पे मोर देन 50 वायरल लोड लेके आ गई, उस वो तो फिर एक्सपेडाइट करें डिलीवरी और प्रेफरेबली इसका सेक्शन करें। अगर वो चाहती है सेक्शन, वो रिफ्यूज करती है, तो फिर उसका जो है उसको उसको रिस्क बताएंगे लीकिंग के साथ होते हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 50 पे तो नहीं आपने उसको लेके बैठना, लेस देन 50 पे आप उसको जो है रिकमेंड नहीं करेंगे बिफोर 37 इमीडिएट इंडक्शन, ठीक है। फार्मूला फीडिंग बेहतर है, लेकिन येट वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकती है, वो मैम पहले ही बात कर ली। नाम्स याद करने हो तो बस ये मैंने नाम लिखे हैं, बट एग्जाम में नहीं पूछते। ये FCPS, सॉरी, MRCOG 1, FCPS 1, बेसिक जे कैट के क्वेश्चन हैं ये, आपके एग्जिट एग्जाम पे नहीं पूछेंगे, ठीक है। याद करने के लिए बस मैंने लगाया ये, बट नॉट रेटिंग। बाकी लेस देन 50 पे जैसे नॉर्मल लेबर मैनेज करते हो वैसे मैनेज करो। उसकी HIV की वजह से अगर इंडिकेशन है इन्वेजिव टेस्ट की, तो आप विद होल्ड नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव ऑप्टेड नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर ज़रूरत पड़ती है एक जो है इन्वेजिव टेस्ट के, वो आप कर सकते हो, ठीक है, फोर्स से बिल कर सकते हो। ये परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट हैं HIV की स्पेसिफिकली। अगर पेशेंट हार्ट नहीं लेती तो कितना ट्रांसमिशन है, 20 से 30%, ये रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग में 40 50 तक चला जाता है, ठीक है। और इफ नो इफ ऑन कार्ड एंड लेवल्स मेंटेन्ड, मतलब एक पेशेंट जिसने कार्ड ली है और अनडिटेक्टेबल वायरल लोड रहा है उसका, रेक्टिव सेक्शन जो है या ब्रेस्ट फीडिंग, वो सारे प्रीरेक्विजिट्स मीट किए हैं, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से उसने HIV को मैनेज किया है। कार्ड भी ले ली, वायरल लोड भी उससे अनडिटेक्टेबल हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कराई, तो उसमें ट्रांसमिशन बच्चे को कितना कम हो सकता है, ठीक है। 0.27 तक का डाटा है हमारे पास, पुरानी गाइडलाइन में 0.5 था, अब इवन 0.27 तक है। तो कहने का मकसद ये है कि HIV में अगर आप प्रीरेक्विजिट मीट करते हैं तो फीटल वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम लेस देन 1% ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारी परसेंटेजेस हैं, बट आप बस यही याद रखें। अच्छा, बाकी वी बैक कब करना है, लेस देन 50 पे। टाइम ऑफ डिलीवरी ड्यू टू HIV 38 है, अगर HIV की वजह से सेक्शन करना है, और अगर ओब्स इंडिकेशन की वजह से करना है तो 39 है। वाटर बर्थ भी अलाउ कर सकते हैं अगर वायरल लोड लेस देन 50 है, ठीक है। लीकिंग 34 वीक से पहले हो गई है तो फिर स्टेरॉइड भी है, फिर आप MDD इन्वॉल्व करें, वो कार्ट की ट्रीटमेंट लेगी। अगर 34 37 के दौरान लीकिंग हुई है तो जैसे लीकिंग का प्रोटोकॉल है वही करेंगे, पी प्रोम में, मतलब रिथ्रोमाइसिन देंगे, 37 तक लेके जाएंगे। अगर GBS का प्रोफाइलैक्सिस की कोई इंडिकेशन है तो फिर IAP भी देंगे, और फिर अगर अगर IAP दे दिया तो फिर इमीडिएट इंडक्शन करेंगे 34 वीक के बाद, ठीक है। वायरल लोड लेस देन 50 इमीडिएट इंडक्शन। ऑगमेंटेशन लो थ्रेशोल्ड फॉर इंटरपार्टम पायरेक्सिया, ओब्स मैनेजमेंट, ठीक है। और टर्म वाली पेशेंट को अगर लीकिंग हो जाती है, वायरल लोड लेस देन 50 है, आपने उसको विद इन 24 आवर डिलीवर करना है। आइडियली इमीडिएटली भी कर सकते हैं, लो थ्रेशोल्ड रखें, बट विद इन 24 आवर, नॉट मोर देन 24 आवर, उसको लेके नहीं बैठना। 50 से 39 वाले का इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, लीकिंग के साथ। और अगर लीकिंग नहीं है तो देन वी कैन डिस्कस कि इफ शी वांट वो एंड नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकती है। 400 पे तो करना ही सेक्शन है, वो भी कैटेगरी 2, विद लीकिंग, विद लीकिंग, प्लीज याद रखना लीकिंग के साथ, ठीक है। याद रहेगा, एक पेशेंट जो लेबर में आएगी लीकिंग के साथ आएगी, वायरल लोड उसका 400 है, ठीक है, 34 वीक के बाद हमने उसका कैटेगरी 2 सेक्शन करना। चलें, बाकी कुछ मैंने माइंड मैप्स बनाए हैं आपको याद कराने के लिए कि 34 वीक से पहले, अब आप ये हैरान होंगे कि 34 वीक से पहले हम वायरल लोड को घास नहीं डाल रहे, हम प्री मेच्योरिटी के रिस्क को भी देख रहे हैं। क्योंकि ये पेशेंट जिसका वायरल लोड मैं मान लिया कि 600 है, और वो आ गई है लेस देन 34 वीक्स, और वो लेबर में है या उसको हो गई लीकिंग,
पी प्रॉम हो गया। क्या प्लान है आपका? इसका प्लान है इंडिविजुअलाइज। हम चाहते हैं इस पेशेंट में टाइम बाय करना, ठीक है, ताकि स्टीरॉयड कवर चला जाए। एंड अगर 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हुई खड़ी है, मैं उस पर सिनेरियो बना देती हूँ। वैसे तो आगे मैंने सिनेरियो बनाए हुए हैं, नो वरी। अच्छा, एक पेशेंट 33 वीक्स पे आ गई है और उसका वायरल लोड है 600 और उसको हो गई है पी प्रॉम। आप वैसे चैट बॉक्स में बताएं उसकी, आपके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट क्या है? आप उसकी इमीडिएट इंडक्शन कर देंगे, आप उसका सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, या आप उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे? इंडिविजुअलाइज में बना दिए है कि स्टेरॉइड देंगे, आप उसको कार्ड पे रखेंगे और कार्ड में HIV फिजिशियन को ऐड करेंगे। HIV फिजिशियन के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसको प्रीमेच्योरिटी का रिस्क कितना है, कैन वी गो फॉर राइट नो सेक्शन, या हम इसको वेट करें। कौन सी ऑप्शन आपको बेहतर लगती है? पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, थर्ड ऑप्शन इंडिविजुअलाइज। कोई हरी नहीं है सेक्शन करने की 600 देख के, लीकिंग 633 देख के कोई हरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्री मेच्योरिटी की तलवार सर पे लटक रही है। HIV से तो नहीं मरेगी बच्चा, स्टेरॉइड ना देने से RDS से मसले हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब दूसरा पेशेंट हम देखते हैं। ये पेशेंट थी प्री मेच्योरिटी वाली। जोन 2 में वो पेशेंट है जो 34 से 37 के दौरान है, इसको लीकिंग हो गई है और वायरल लोड है इसका 400 या 400 से ज्यादा। इस पेशेंट की लीकिंग ऊपर से वायरल लोड, और हमें प्री मेच्योरिटी का भी रिस्क नहीं है जो कि 34 से पहले था, इसका हम करेंगे कैटेगरी 2 सेक्शन। अगर इसका वायरल लोड 40 है और ये 34 वीक्स पे लीकिंग के साथ आ गई, इसकी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे और जो लीकिंग की गाइडलाइन है उसके मुताबिक इसको मैनेज करेंगे। वो गाइडलाइन बोलती हैं बिफोर 37 लीकिंग को कंजर्वेटिव मैनेज करें टिल 37 विद कोरियो मॉनिटरिंग विद एरिथ्रोमाइसिन। हम्म। चलो, अब तीसरी पेशेंट है जो कि 37 पे जिसको लीकिंग हुई है, बच्चा तो फुल्ली मेच्योर है। इस पेशेंट को विद इन 24 आवर आप डिलीवर करें, इंड्यूस करें, ठीक है। तो यूनिवर्सल रूल ये है कि वायरल लोड 50 से ज्यादा है, 50 या 50 से ज्यादा, तो आपने इमीडिएट आर्ट ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ द जेस्टेशन, ठीक है। कार्ड तो वो कंटिन्यू रखेगी ऑब्वियसली, इवन पोस्टपार्टम भी। हम्म। और अगर लेस देन 50 है, ये अनडिटेक्टेबल है, इसको एनबीडी कर लेंगे। 37 पे आ गई तो विद इन 24 आवर इंडक्शन कर लेंगे। 37 से पहले आ गई तो कंजर्वेटिव रख लेंगे। 34 से पहले आ गई तो इंडिविजुअलाइज कर लेंगे, ठीक है। मिसबा, रुखसाना, थिंग्स मेकिंग सेंस नाउ? ओके। बाकी लेसन 34 पे मैं रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे सबसे बड़ी जो हमारी कंसर्न है वो है फिट एंड लंग मेच्योरिटी, प्री मेच्योरिटी के कंसर्न्स, स्टीराइड्स एंड इंडिविजुअलाइज विद विद HIV फिजिशियन, व्हेन टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर। बट मीन वाइल वायरल लोड अगर 50 से ज्यादा है, कार्ड ऑप्टिमाइजेशन रखनी है, ठीक है। और बाकी टीम रिव्यू है, ये यहाँ इसी के साथ है। एक तो लंग मेच्योरिटी है, फिर इसी के साथ है टीम रिव्यू, इनिशिएट MDD डिस्कशन रिगार्डिंग टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। वायरल लोड अगर मोर देन 50 है तो ऑप्टिमाइज करें एंटीवायरल थेरेपी इमीडिएटली, अवॉइड अननेसेसरी प्रोलॉन्गेशन इफ वायरस रिमेन्स डिटेक्टेबल। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इंडिविजुअलाइज हो के
वो जो है HIV फिजिशियन को लगता है कि ये पेशेंट की सफिशिएंट मेच्योरिटी है, एस्टिमेटेड पेटल वेट ठीक है, कोई इसमें IUGR नहीं है, हाई निको सर्विसेज अच्छी हैं, वो लेस देन 34 वीक्स पे मोर देन 50 वायरल लोड का सेक्शन भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है। अगर MDD डिसाइड करती है 34 वीक से छोटे बच्चे को डिलीवर करना, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। कोई मसला, ये मुश्किल बात है लेस देन 34 वीक्स पे वाली बात। ओके। नेक्स्ट 34 37 पे आ जाओ। अब इसको लीकिंग हो गई। एक कंडीशन है कि वायरल लोड लेस देन 50 है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रिथ्रोमाइसिन दे दी। 34+1 है तो स्टेरॉइड दे दिया। ठीक है। 34+6 तक स्टेरॉइड दे सकते हैं, वी शुड ऑफर। मतलब स्टेरॉइड भी है और रिथ्रोमाइसिन भी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी है टिल 37 विद स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। लाइक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इसको, कोरियो नहीं होना चाहिए। और अगर मोर देन 50 है तो फिर तो इमीडिएट इंटरवेंशन करें। लंग मेच्योरिटी का भी मसला नहीं है 34 या उसके बाद। डिलीवरी रिक्वायर्ड, डू नॉट प्रोलॉन्ग डिलीवरी। ठीक है। अब इस पे आ जाओ। 34 37 क्राइटेरिया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है कि वही वही वाली पेशेंट होगी ना जिसका वायरल लोड लेस देन 50 होगा, जो कि ART पे मोर देन 10 वीक्स होगी। ठीक है। और जो उसका वायरल लोड है लेस देन 50, वो फ्रेश है, ज्यादा नहीं हुआ, 4 हफ्ते गुजरे हुए नहीं हुए, मतलब ओल्ड नहीं है। ठीक है। इसमें हम इसको क्या करेंगे, अ, अगर GBS प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत है, लाइक अगर पीटम लेबर में जाती है तो दे देंगे, और एथ्रोमाइसिन देंगे, और मैनेजर्स टर्म रप्चर। यहाँ लिखो है मैंडेटरी GBS प्रोफाइलेक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं है। लीकिंग, ओनली लीकिंग इज नॉट इंडिकेशन ऑफ मैंडेटरी GBS प्रोफाइलेक्सिस। प्रीटर्म लेबर फॉलोइंग PPROM या इंडिविजुअल प्रीटर्म लेबर इज मैंडेटरी GBS प्रोफाइलेक्सिस इंडिकेशन। ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब आ जाएंगे 37 पे। अच्छा नहीं, 34 पे ही है। इमीडिएट इंडक्शन लेस देन 40, मोर देन 40 पे करनी है। कार्ड स्टार्ट होगा, डिलीवरी प्लान होगी, यूली सीजरियन सेक्शन। ठीक है। न्यूनोलॉजिकल सर्जिकल टीम से करें, क्योंकि HIV में सेक्शन करना, स्टाफ प्रोटेक्शन, नीडल कवर, ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल आपने फॉलो करते हैं। अम, फिर हम कहाँ आ गए, रिथ्रो दे दी, GBS प्रोफाइलेक्सिस, इंट्रामस्कुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेस देन 34 पे रिकमेंडेड। ओके। मतलब वो कहते हैं सब में 34 से पहले तो देना ही है ना। ठीक है। 34 मोर स्पेसिफिकली 34+6 है। बाकी कोमोक्सिक्लेव नहीं देनी है, रेथ्रो देनी है। और कोमोक्सिक्लेव क्यों नहीं देनी, ये नेक करा देती है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोक्लाइटिस, ये भी बस एग्जाम क्वेश्चन है। ओके। फिर टर्म वाली पेशेंट है जिसको एच वायरल लोड लेस देन 50 है, उसको विद इन 24 आवर डिलीवर कर देना है। जिसका मोर देन 50 या 50 है उसको फिर आपने सेक्शन कर दिया। ठीक है। आगे आ जाओ। 50 39 वाला, इसमें तो आप उसको सेक्शन प्लान करते हो, लेकिन डिसीजन में बी इंडिविजुअलाइज बेस्ड ऑन वायरल लोड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट प्रेफरेंस। मीन्स इफ शी वांट वी कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी एज वेल। 400 एंड इक्वल टू 400 पे तो कैटेगरी 2 ही करना है। ठीक है। ओके, बहुत दफा हो गया ये तो। चलेंगे, पूरी समरी हो गई इसकी कि बिफोर 34 वीक्स क्या करना है। ठीक है। बिफोर 34 वीक्स स्टीराइड्स, MDD, ऑप्टिमाइज ART। 34 37 पे गुड हिस्ट्री है तो कंजर्वेटिव। ठीक है। GBS के अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो GBS प्रोफाइलेक्सिस दे देंगे, और फिर इमीडिएट इंडक्शन होगी। जब भी GBS का IAP आएगा ना, तो फिर 34 के बाद इमीडिएट इंडक्शन है, ये याद रखना। PPROM अलोन इज नॉट GBS इंडिकेशन, प्रीटर्म लेबर अलोन इज GBS इंडिकेशन। पोर हिस्ट्री है तो फिर इमीडिएट सेक्शन कर देना है। 37 पे लेस देन 50 पे इंड्यूस विद इन 24 आवर। इस पे प्लान सेक्शन, एंड मोर देन पे अर्जेंट कैटेगरी 2 सेक्शन। कोमोक्सिक्लेव अवॉइड करें। अगर इंडिकेटेड हो HIV पेशेंट में, आपको कहा जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा है, तो फोर्सेप्स ज्यादा अच्छा है। ठीक है। किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में या
ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो बच्चे को जा सकते हैं, उसमें वैक्यूम से बेहतर है आप फोर्सेप पे जाएं। ये भी एग्जाम क्वेश्चन होता है। फैक्टर्स ये हम मैं पहले करा चुकी हूँ। ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में बात हो रही है। ये आ, कब स्टार्ट करना है? जब रिस्क जो है 1000, मतलब 1 into 1000 होना, तब देते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। विद इन 24 आवर्स स्टार्ट कर दें तो अच्छी बात है, एज सुन एज पॉसिबल, या मैक्सिमम विद इन 3 days या 72 आवर। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का नाम ट्रूवेडा एंड डेल्टाग्रेविर। ये ये ड्रग का नाम जो है वो पूछते हैं उसके में कौन सी ड्रग। ठीक है, याद रखना, ट्रूवेडा एंड डेल्टाग्रेविर। फिर इस पेशेंट का ये भी एग्जाम क्वेश्चन है कि एक पेशेंट जिसको जैसे आफ्टर सेक्सुअल असॉल्ट अननोन पर्सन से हुआ HIV, उसका टेस्ट फिर आप कब कराते हैं? रीटेस्टिंग कब कराते हैं? STI की स्क्रीनिंग एट अ टाइम ऑफ असॉल्ट तो करा ली, लेकिन इन्फेक्शन वो इंक्यूबेशन पीरियड में भी तो हो सकता है ना, तो दोबारा स्क्रीनिंग करानी होती है। ठीक है, तो HIV के लिए 8 से 12 वीक्स है। अगर सिफिलिस है तो फिर ये 4 से स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की ट्रीटमेंट है वो सारी सेफ है। मतलब हम उसको दे देंगे ट्रोविडा एंड डेल्टाग्रेविर। ठीक है, वरना प्रेगनेंसी में जो कार्ड चलती है वो तो टेड थी या RDR थी, लेकिन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में ट्रोविडा एंड डेल्टाग्रेविर देते हैं। क्या वो प्रेगनेंसी में सेफ है? यस। अगर प्रेगनेंसी में भी एक पेशेंट का एजॉल्ट हुआ है या उसका ओप्सी हुआ है विद दैट पर्सन जिसका वायरल लोड ज्यादा था, तो वो भी ये दवाई खाएगी। ठीक है, और ये स्टार्ट करनी है विद इन 72 आवर, आइडियली विद इन 24 आवर। और 28 डेज तक ये हम इसको देते हैं। 4 वीक्स की टोटल ट्रीटमेंट है। वो देने के बाद फिर रीटेस्ट करते हैं 8 से 12 वीक्स के बाद कि HIV का स्टेटस क्या है। ठीक है। अच्छा, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी की कैसे होती है? 10 से 90% डिपेंड ऑन ई एंटीजन। C 1 into 20 HIV जो है, पहले तो 40% ट्रांसमिशन थी, लेकिन अब गुड कार्ड ट्रीटमेंट से ये लेस देन 1% हो गई। हम पहले बता चुकी हूँ। दिस इज एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, कि वो पूछते हैं कि मैक्सिमम इन्फेक्शन बताओ जिसका रिस्क ज्यादा है ट्रांसमिशन का, B, C या HIV। दिस इज B। 3 से 30% है इसका। ठीक है, सॉरी, 6 से 30% है। हेपेटाइटिस C का 1% है, और HIV का 3 में 1000 है। इसका याद करने का तरीका ये है कि ये 0.3 है, जो हेपेटाइटिस C है वो 1 से 3 है, और जो हेपेटाइटिस बी है वो 30% है। मतलब ये 3 3 की फिगर हमें आ रही है। 0.3 HIV में, 3% हेपेटाइटिस C में, 30% हेपेटाइटिस बी में, मैक्सिमम हेपेटाइटिस बी में। ठीक है। बाकी हाई रिस्क इन्फेंट में बता चुकी हूँ, एक दफा पढ़ लो कौन से होते हैं। और ये लो रिस्क इन्फेंट्स हैं, पहले भी कर चुके हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस करने लगे हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। मुझे बताओ, एक पेशेंट 38 वीक्स पे आई है और उसको हुआ है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ। आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहोगे? 1 2 मिनट का, फिर कोई इसके लिए हम करते हैं। ये कोई क्वायरी है पिछली जो आपने टॉपिक्स जो चीजें पढ़ी हैं HIV की? रिज्यूम। चलें, वी आर बैक आफ्टर 2 मिनट शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, तो अब क्वेश्चन करोगे, अब ज्यादा ज्यादा समझ आएगी, आई ट्रस्ट में। चलो, ये सिनेरियो पढ़ो, राइट इन द चैट।
सॉरी। बच्चों को डांटने गई थी मैं। अच्छा, चलो बताओ क्या निकला जवाब। डी 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 सी। स्माइला सी। डांटती हो ना बच्चों को। अच्छा, नूर सी, नाइला सी, बाकी लोग हाँ। नहीं, सी सी, दो सी, एक डी। ओके, बाकी लोग भी बताओ भाई। लिखो, कोई तो अपना डिसीजन बनाओ। एक तो ये लीकिंग है, 36 पे है, गुड एडेरेंस है, लेकिन वायरल लोड अनडिटेक्टेबल नहीं है, 200 है। कोई ओब्स इंडिकेशन नहीं है, ऐसा विजाइनल बर्थ हो चुकी है और वो चाहती भी यही है। पहले तो ये था पिछली गाइडलाइन में कि लीकिंग वाली पेशेंट में आफ्टर 50 ना, वो करते ही सेक्शन थे लीकिंग में ना। लेकिन भीवा 2025 सेम ही है, विद लीकिंग विदाउट लीकिंग। जो रेंज है 50 से 399 वाली, वो सेम है। अगर वो अवॉइड करना चाहती है सेक्शन, तो हम ऑफर कर सकते हैं इवन विद लीकिंग। ठीक है। तो कैटेगरी वन सेक्शन क्यों करे जब उसने नहीं कराना? मैंडेटरी भी नहीं है। कंसिडर एनवीडी फॉलोइंग एमटीडी। हम्म। ठीक है। सी सही है। कंजर्वेटिव 37, जिन्होंने ये किया ना वो भी ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन एट कार्ड की तो करनी है क्योंकि डिटेक्टेबल वायरल लोड है 50 से तो ज्यादा है। ये भी आउट। अब मुझे बताओ सी और डी में से आपको क्या लगता है? सी। अब सारे सी आ गए। मैंने तुम लोगों को बताया था कि कंजर्वेटिव लीकिंग को 37 पे उसको लेके जाएंगे जो कि 10 वीक से ज्यादा कार्ड पे होगी और जिसका वायरल लोड लेस देन 50 होगा। इसका तो 200 है, ये तो क्राइटेरिया मीट ही नहीं करती है, तो लो रिस्क है ही नहीं। ना इसका बच्चा लो रिस्क है। इसके बच्चे को भी 3 ART खिलानी है 4 हफ्ते तक, है ना? क्या ख्याल है? हम्म। अगर इसका वायरल लोड होता ना लेस देन 50, तो फिर की वाज डी। हालांकि दोनों में एनवीडी हो रहा है, दोनों में एनवीडी हो गए क्योंकि सेक्शन रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जो अनडिटेक्टेबल वाली थी वो कंजर्वेटिव जाएगी, जो डिटेक्टेबल वाली है बट स्टिल लेस देन 399, विद लीकिंग विदाउट लीकिंग, कर देंगे उसका हम एनवीडी, लेकिन वेट नहीं करेंगे 34 वीक के बाद। तो उसकी इमीडिएट इंडक्शन है या फिर विद इन 24 आवर। ठीक है। इन दोनों में से एक चूज करेंगे, विद इन 24 आवर 37 वीक के साथ ज्यादा बेहतर है। अगर GBS वगैरह है तो फिर इमीडिएट इंडक्शन। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें समझ में आ रही हैं, एंड इट्स गुड साइन कि आप समझ रहे हो चीजें। चले आगे। हम्म। नेक्स्ट। अब तुम पढ़ लो ये, पढ़ो और फिर जवाब दो मुझे। अच्छा, यहाँ तो जवाब लिखा ही हुआ है ऐसे ही। देखो, एक तो ये पहुंच गई है टर्म पे। नाउ शी इज एट 37 वीक्स। ठीक है। और इसमें कोई ओब्स कंट्राइंडिकेशंस नहीं है वैजाइनल बर्थ की, बट ये चाहती भी नहीं है। आपने डिसाइड करना है कि क्या प्लान होगा। ठीक है। तो जो हमारा प्लान है वो 50 या 50 से ज्यादा सेक्शन ही है। सेक्शन इज फर्स्ट लाइन अनटिल अनलेस शी डिक्लाइन शी रिफ्यूज। और वो रिफ्यूज करती है तो फिर हमने देखना है कि वायरल लोड राइजिंग है, फॉलिंग है, लास्ट वन विद इन 24 वीक्स था नहीं था, अडेरेंस है या नहीं है, पूरी ट्रेजेक्टरी देखनी है। ठीक है। तो सी से एग्री करते हो, सेक्शन इज रिकमेंडेड। ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। मतलब अगर वो नॉर्मल डिलीवरी पे फोर्स नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट 50 से ऊपर हमने सेक्शन ही करना है, विद लीकिंग विदाउट लीकिंग।
ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग है। ओके। अच्छा, फिर 32 वीक्स पे स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, शी इज ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी विद गुड एडहेरेंस, वायरल लोड लेस देन 50, फीवर भी नहीं है, लेबर में भी नहीं है, लेकिन 37 क्रॉस कर चुकी है। तो 37 क्रॉस कर चुकी है, लीकिंग है। तो हमने क्या करना है? हम्म एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट 24 आवर, मतलब वी मस्ट हैव टू डिलीवर इन 24 आवर। तो ए, बी सी, तो बस एक्सक्लूजन की हमारी ए बनती है। सी, इमीडिएट इंडक्शन और अगमेंटेशन। क्यों इमीडिएट? इमीडिएट का क्या है? 37 के बाद वी हैव टू डिलीवर विद इन 24 आवर, इसमें इमीडिएट तो नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्टेंट 48 आवर भी नहीं है। ओके, आई गॉट इट, इमीडिएट होगा फिर, ये एक्सक्लूजन की है। या तो विद लेस देन 24 आवर होता, यू पीपल आर राइट। HIV presents with term spontaneous rupture of membrane, viral load 37 पे 250 है, डिस्पाइट एंटीवायरल थेरेपी, व्हाट इज द मोड ऑफ डिलीवरी? 250 पे क्या करना है? अब ये वो है जिसपे बाय डिफॉल्ट सेक्शन करना है, अब नहीं मानती तो चलो ठीक है, NVDB, ओके फाइन, ठीक है। चलो, अब वेजाइनल डिलीवरी विद कॉन्टिन्यूस विटल मॉनिटरिंग, बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमारी ये नहीं है, ठीक है। 37 पे एक्सपेक्टेंट विद दिस बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिव जनरल डिलीवरी कोई रीजन नहीं है, प्लान सेक्शन। डी इज गुड, कैटेगरी 1 तो नहीं बनता, कैटेगरी 1 नहीं बनता, ये कैटेगरी 2 बनता है वैसे। कैटेगरी 2 बनता है। चलो मैं बोलती हूँ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, फिर क्या चूज करोगे 250 पे? 250 पे कैटेगरी 3 है, 400 पे कैटेगरी 2 है, ठीक है। एग्री? तो बस ये ज्यादा है ना, दरम्यान वाला रास्ता, ब्लाइंड सेक्शन, दैट इज और गुड, क्योंकि हमने इमरजेंसी सेक्शन नहीं करना। मतलब कैटेगरी 3 नॉट इज नॉट इमरजेंसी सेक्शन, कैटेगरी 1 और 2 होते हैं इमरजेंसी सेक्शन। वो तब करते हैं जब वायरल लोड 400 हो, क्योंकि इस पे तो रिकमेंडेड है ना, मतलब उस पे तो हमने चॉइस भी नहीं देनी, पेशेंट कहे भी ना तो हम कहेंगे नहीं, सेक्शन ज्यादा बेहतर है। वैसे एक सिनेरियो है, एक पेशेंट का वायरल लोड मैं कहती हूँ 1200 है, 1300 है, ठीक है, और आपने उसे समझाया भाई सेक्शन होगा, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, फिर अब क्या करोगे? अब उसे होगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने सेक्शन ही करना है। नहीं, हम नहीं कर सकते किसी भी वायरल लोड पे, अगर पेशेंट बिल्कुल ही नेवर हो गई है ना, तो आप उसका जबरदस्ती सेक्शन नहीं कर सकते। बस कंसेंट ले लो, शी अंडरस्टैंड कि रिस्क बच्चे में होगा, दैट्स इट। बच्चों को बाद में देख लेंगे, उसकी ऑटोनॉमी ब्रेक नहीं करनी, चाहे वो प्रीवियस 3 सेक्शन है, प्रीवियस 4 सेक्शन है, इफ शी इज नॉट गिविंग यू कंसेंट टू टच योर हर बॉडी, आप नहीं टच कर सकते हैं, चाहे ग्रेड 4 मेकोनियम है। अच्छा, लेबर में आइवोजेडोपिडिन देना है, ठीक है, और डबल डोज नेवरिपिन देना है, वो तो पहली बात हो चुकी है। ओरल कंटिन्यू रखना है, और एडिशन टू दिस। हाँ बस ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या था, इसमें 39 वीक्स पे पैरा लोड 400, इसमें तो कैटेगरी 2 ही होगा ना, फिर 400 से ज्यादा है। अच्छा, लीकिंग पी फ्रॉम 33+4 पे पैरा लोड इज 180, 180 है, लेकिन देखो ना, है भी तो 34 से कम। तो ऑप्टिमाइज करनी है कार्ड, एमडीडी डिस्कशन करना है रिगार्डिंग टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब 35 पे आ गई है, और हैज बीन ऑन कार्ड सिंस 14 वीक्स, 2 वायरल लोड 5 वीक्स अपार्ट हो गई हैं, कम है, वट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? लीकिंग है, सही है ये वाली पेशेंट, इसको तो ले जाएंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अंटिल 37 विद एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन 10 डेज तक देनी होती है, फिर बंद करनी है, मतलब ये नहीं कि खाती रहेगी। फिर इसका 600 है, अब इसका तो, लेकिन ये 35 वीक्स पे है। अच्छा ठीक है, अब इसमें तो हमने डिलीवर करना है, वी हैव टू प्लान डिलीवरी, लेकिन वायरल लोड भी ज्यादा है, तो इसलिए ऑप्टिमाइज भी करना है एंटीवायरल।
इनवेजिबल मॉनिटरिंग एक्सेप्टेबल है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर वर्कलोड लेस देन 50 है, अगर रीजन है इन्वेजिव मॉनिटरिंग की, तो हम कर सकते हैं। ठीक है। पहले पहले ये था कि इन्वेजिव मॉनिटरिंग नहीं करनी, और से नहीं लगाना, लीकिंग हो गई है 50 वर्कलोड के बाद तो करना ही सेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने इस पर पर्सनली ये क्वेश्चंस बनाए हैं। 32 वीक्स पे मेल पार्टनर को HIV है 2 साल से, और सब कुछ ठीक है, हमारा लोड भी उसका 50 से कम है, और 6 मंथ से ठीक सब कुछ चल रहा है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या करेंगे वो? ये तो ये दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन। IVF स्पर्म वॉशिंग। हमारा ओपनिंग सेंटेंस यही था कि यू टू यू क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं। U to U क्राइटेरिया से मुराद ये था कि अनडिटेक्टेबल अनट्रांसमिटेबल, लेस देन 200 हो मेल पार्टनर का या किसी भी पार्टनर का, और वो कार्ड पे अफेक्टिवली वो ले रहा हो उसको, तो अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन हम उसको उपसी अलाउ कर सकते हैं। उसमें उसको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बेस्ट कार्ड बता दो कौन सी है प्रेगनेंसी की। टेड। टेड कहाँ आता है? ये रहा। TED। भी आ गया। ठीक है। टेड ना हो तो RTR। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कब देना है? 30 ईयर ओल्ड पेशेंट, HIV नेगेटिव है, शी वांट टू कंसीव, मेल पार्टनर को HIV है, उसने रिसेंटली ART स्टार्ट की है, उसका वाला लोड नहीं पता, हमें नहीं पता तो फिर ये ज्यादा है हमारे मुताबिक। तो शी आस्क हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV एक्विजिशन वाइल अटेम्प्टिंग द प्रेगनेंसी। अब उसने प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करनी है, सिनेरियो से लगता है कि वो नेचुरल करना चाहती है, उसने उपसी करना ही करना, उपसी नहीं करेगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हम क्या करें? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दे दें। ठीक है। तो उसको, अब ये तो इंडिकेशन है ना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की, क्योंकि वायरल लोड अननोन है। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस तो विद इन 72 आवर स्टार्ट करना है, 28 डेज के लिए देना है, वो ट्रोविडा और जो था। इसमें आपने TDF टिनोवोविड देनी है, और ये 7 डेज बिफोर एक्सपोजर देनी होती है डेली। ये याद रखना। ये नया, ये प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस चूंकि इसी गाइडलाइन में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछेंगे। और ये डिफरेंट है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस से, वो 28 डेज के लिए होता है, ये 7 डेज के लिए होता है, वो 28 डेज आफ्टर एक्सपोजर होता है, ये 7 डेज बिफोर एक्सपोजर प्रिवेंटिव होता है। ठीक है। तो दौलत थी ना वो, फिर फिमरेट, और ये एब्रीवेशन थी ना, ये उनकी मैंने डिटेल लिख दी है। अच्छा, सेक्सुअल रिजल्ट के बाद देना है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस? अब बताओ। ये तुम लोग ही बताओगे, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसका अननोन एजेलियंट है, तो ये हाई रिस्क है फॉर HIV। या तो नोन हो, पार्टनर हो जिसका पता हो कि वायरल लोड उसका अनडिटेक्टेबल है या 200 से कम है, और वो अडेरेंट है उन कार्ड, उसमें तो हम नहीं देंगे, बट इसमें तो हमें पता ही नहीं, इसमें तो देना है। हम्म। कौन सा देना है बताओ? यस, एक्सीलेंसी। ठीक है। विद इन 72 आवर, आइडियली विद इन 24 आवर स्टार्ट करना है ट्रोविडा, डेल्टाग्रेविर, और 28 डेज के लिए देना है। उसके बाद इसका रीटेस्ट करना है 8 से 12 हफ्तों के दौरान, चेक करने के लिए कि HIV का स्टेटस क्या है। चलो। चलें, मुझे बताएं कि आ, कोई क्वेरी है तो लिखें। आई एम वेटिंग। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा माइक किसका।
अच्छा, मैं आईपीसी डिविडेंड की इंडिकेशंस निकालता हूँ। ओके, जस्ट एक मिनट। ये वाली स्लाइड आनी चाहिए थी वैसे। एक मिनट। निकाल रही हूँ। दिस इज हियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीवर 2000। जस्ट एक मिनट। वो कब तक करेंगे? चलें, आप ये पढ़ लें आइबोजेटिविडिन की ना डिटेल्स, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो आइबोजेटिविडिन इन्फ्यूजन ओरल के बाद, इन एडिशन टू ओरल, अगर पेशेंट ऑप्टिमाइज नहीं है, आपने देनी है लेबर में भी और लीकिंग में भी। ठीक है, और डिसकंटिन्यू करनी है फॉलोइंग द कार्ड क्लैंपिंग। कब कब करनी है? जब वायरल लोड 1000 से ज्यादा है, अननोन है, अनट्रीटेड है। ठीक है, इन सब सिचुएशंस में। ओके, एंड अनदर स्लाइड, दिस वन। अगर एक पेशेंट जिसका वायर लोड अनडिटेक्टेबल है, उसमें आईविज डिविडेंड की जरूरत ही नहीं है, उसमें बस आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से एनबीडी करनी है। डोज इसकी क्या होती है? तो डोज इसकी है 2 mg। डोज वैसे मैंने देखी नहीं है पेपर में, किसी की भी डोज नहीं पूछते ट्रस्ट में। वैसे तुमने पढ़नी है तो देख लो। ठीक है। अच्छा, क्या पूछा हुआ है? हाँ, HIV बहुत है। वैसे हाँ, HIV बहुत है। मेरा दिल था मैं इसके साथ ऐड कर दी थी कोई और इन्फेक्शन, बट फिर ये भी भूल जाएगा। इट्स इनफ। कोई क्वेरी है आपकी इस रिगार्डिंग HIV? दिमाग की दही बन जाती है इसकी लीकिंग के साथ, वायरल लोड के साथ, कैटेगरी 1 2 के साथ, एक्सपेक्टेंट एरिथ्रो जीपीएस के साथ। ओके। मैंने इतने दिल से तुम लोगों को पढ़ाया है, और इतनी मेहनत से मैंने माइंड मैप्स बनाए हैं, सिनेरियोज बनाए हैं। सुन तो नहीं होना चाहिए। हम्म। चलो, तारीफें लिखो जल्दी जल्दी। दिमाग की दही नहीं लस्सी बन जानी थी अगर इतना अच्छा ना पढ़ाया था। हाँ, अब ठीक है। अब सही है। चलो, थैंक यू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। नहीं भूलेगा। डबल स्पीड पे दोबारा सुन लेना। चलो। ओके।